हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन इन द टुडेज सेशन। और आज का हमारा जो डिस्कशन के टॉपिक्स होंगे वो है एक तो डेट ऑफ ट्रांजिशन। ठीक है, डेट ऑफ ट्रांजिशन को समझना कि इंड एस हमारे ऊपर एप्लीकेबल हो गई तो हम किस दिन से इंड एस पर शिफ्ट होंगे। दूसरा कि जो हमने रोड मैप सीखा था वो रोड मैप को अपने को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है बाय वे ऑफ क्वेश्चंस की इन डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज आपके कंपनी के ऊपर इंड एस की एप्लीकेबिलिटी का जो सॉल्यूशन है वो किस प्रकार से आप फ्रेम कर पाएंगे और किस प्रकार से आप ये जान पाएंगे कि आपके गिवन सिनेरियो में, गिवन सिचुएशन में इंड एस लगते हैं या नहीं लगते। अगर लगते हैं तो आपकी कौन कौन सी कंपनी उससे इफेक्टेड होगी, राइट। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सीखने जा रहे हैं वो है अपना डेट ऑफ ट्रांजिशन। डेट ऑफ ट्रांजिशन, बेसिकली डेट ऑफ ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, जब आप इंड एस पहली बार अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे लगाएंगे तो आपको सबसे पहले इंड एस से अकाउंट्स किस दिन से बनाने स्टार्ट करने हैं, राइट। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूं 31 मार्च 17 को आपका जो नेटवर्थ है, ये नेटवर्थ समझो 550 करोड़ है, 550 करोड़। तो बताइए क्या आपके ऊपर इंड एस लगेंगे? आंसर इज यस, ऑब्वियसली लगेंगे, क्योंकि आपका जो नेटवर्थ क्राइटेरिया है वो क्या है, 550 करोड़ से ऊपर जा चुका है। दैट मीन्स आपके ऊपर इंड एस तो लगेंगे ही लगेंगे। ठीक है, इसका मतलब आपने ये टेस्ट 31 मार्च 17 को सबसे पहले मीट किया है। तो अब ये इंड एस कब से लगेंगे? विद इफेक्ट फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 17-18, यानी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से आपके ऊपर इंड एस लगेंगे, राइट। तो फर्स्ट इंड एस बैलेंस शीट जो बनेगी, कौन सी बैलेंस शीट? फर्स्ट इंड एस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये आपके बनेंगे कब? 31 मार्च 18 को। Am I right? 31 मार्च 18 को आपको फर्स्ट इंड एस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश करने होंगे। तो देखिए, जैसे सपोज करो आप ये बैलेंस शीट बना रहे हैं तो बैलेंस शीट की डेट आपकी क्या होगी? 31 मार्च 18। ये आपका क्या होगा? ये होगा फर्स्ट इंड एस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कब बनेंगे ये? 31 मार्च 18 को बनेंगे, ठीक है। लेकिन आप ये बात जानते हैं कि अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं वो कंपैरेटिव फॉर्मेट में बनते हैं। ये तो करंट ईयर है, अब इसका एक कंपैरेटिव भी बनाते हैं ना अपन। एकेडमिक्स में हम लोग जो भी चैप्टर्स पढ़ते हैं उसमें जनरली कंपैरेटिव डेटा नहीं होता है, इसलिए अपन कभी बनाते नहीं, सिंगल कॉलम वाली बैलेंस शीट बनाते हैं। लेकिन आप लोगों की जिनकी आर्टिकलशिप स्टार्ट हो चुकी है वो लोग ये बात को अच्छे तरीके से समझते हैं कि अपन जो भी बैलेंस शीट बनाते हैं वो कंपैरेटिव बनाते हैं, राइट। तो आपका 31 मार्च 18 का बैलेंस शीट बना है फर्स्ट इंड एस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये बने हैं कैसे? ये एज पर इंड एस बने हैं, ठीक है। अब इसका जो कंपैरेटिव होगा वो क्या होगा? 31 मार्च 17। अब बताइए क्या 31 मार्च 17 वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो कंपैरेटिव आप इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ में अटैच कर रहे हैं, क्या वो कंपैरेटिव्स भी इंड एस के साथ में होने चाहिए, इंड एस के जैसे होने चाहिए, इंड एस के अनुसार होने चाहिए, या वो पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? तो समझिए, अगर आप इसको पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से रखते हैं तो कंपैरेटिव का मतलब ही क्या है? एक तो फ्रेमवर्क ही अलग है, दूसरा फ्रेमवर्क ही अलग है, तो कंपैरेटिव देने का औचित्य क्या हुआ, लॉजिक क्या हुआ? कुछ नहीं। इसलिए आपको 31 मार्च 17 को भी ये अकाउंट्स कैसे बनाने पड़ेंगे? एज पर इंड एस रीट्रांसलेट करना पड़ेगा, जो आपके पहले अकाउंट ऑलरेडी बन चुके हैं। देखिए 31 मार्च 17 के अकाउंट्स आपके बन चुके हैं, लेकिन आपको इन्हें क्या करना पड़ेगा? रीट्रांसलेट करना पड़ेगा। किसमें? इंड एस में। आई बात समझ में? तो ये हो गया आपका कंपैरेटिव डेटा, जो कैसे बनेगा? ये भी आपका इंड एस के हिसाब से बनेगा। तो ये भी इंड एस के बेसिस पर, ये भी इंड एस के बेसिस पर, ठीक है ना। करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। अब यहाँ पे जो स्पेशल बात है वो ये है कि जब आप फर्स्ट इंड एस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो आपको ट्रिपल कॉलम बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी? ट्रिपल कॉलम बैलेंस शीट। जी हाँ, करंट ईयर प्रीवियस ईयर के साथ में आपको ट्रिपल कॉलम बैलेंस शीट में एक ओपनिंग इंड एस बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। ओपनिंग इंड एस
बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, जो बनेगी आपकी 1 अप्रैल 2016 को, इस गिवन केस के अंदर 1 अप्रैल 2016 को। और जी हाँ, ये भी आपकी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बनेगी। आ रही बात समझ में? तो ये है अपना प्रेजेंटेशन रूल की जब आपको पहली बार इंड एस 31 मार्च 18 से लगाने हैं तो आपको कंपैरेटिव कैसे बनाने पड़ेंगे। 31 मार्च 17 का कंपैरेटिव आपको देना पड़ेगा, और 31 मार्च 17 के बाद में आपको एक कंपैरेटिव और देना पड़ेगा, जो कि क्या होगा, आपका ओपनिंग इंड एस बैलेंस शीट। और ये ओपनिंग इंड एस बैलेंस शीट बनेगी तब फर्स्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ऑफ कंपैरेटिव बैलेंस शीट। देखिए कंपैरेटिव बैलेंस शीट क्या है, 31 मार्च 17 को बन रही है, तो 31 मार्च 17 को एंड होने वाले फाइनेंशियल ईयर का फर्स्ट डे क्या होगा, 1 अप्रैल 2016। और इसी 1 अप्रैल 2016 की डेट को हमने कहा है डेट ऑफ ट्रांजिशन। इसे ही हमने क्या कहा है, डेट ऑफ ट्रांजिशन। बोलिए ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? तो यहाँ पे आपको एक डाउट आ रहा होगा, बोला सर आपको मतलब आपने जो फ्रेमवर्क हमें सिखाया है इसके हिसाब से इंड एस जो है वो तो सर 17-18 पे लगने चाहिए, लेकिन हमको तो मेहनत करनी पड़ेगी, पिछले साल के भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंड एस के बेसिस पे रीट्रांसलेट करना पड़ेगा, और ये जो अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट है इसे भी अपने को क्या करना पड़ेगा, इंड एस के बेसिस पर रीट्रांसलेट करना पड़ेगा। जी हाँ, ये काम आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप 31 मार्च 18 को अपने फर्स्ट इंड एस फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंपैरेटिव और उसका ओपनिंग बैलेंस शीट भी इंड एस के बेसिस पर ही बनाना पड़ेगा। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे ना अपन एक काम और करते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं अपन। तो बताओ, देखो 31 मार्च 19 को आपने फर्स्ट थ्रेशोल्ड मीट किया। कब आपने फर्स्ट थ्रेशोल्ड मीट किया? 31 मार्च 19 को। तो आपके ऊपर इंड एस की एप्लीकेबिलिटी कब से होगी? फाइनेंशियल ईयर 1920 से। तो आप अपने फर्स्ट इंड एस फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब बनाएंगे? 31 मार्च 2020 को आप फर्स्ट इंड एस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे। एम आई राइट? ठीक है, कंपैरेटिव क्या होगा, 31 मार्च 19, ये भी इंड एस से बनेंगे, राइट। तो जिस कंपनी के ऊपर 31 मार्च 20 को पहले इंड एस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की ऑब्लिगेशन आई है, उस कंपनी का डेट ऑफ ट्रांजिशन टू इंड एस क्या होगा? 1 अप्रैल 2018। ये भी कैसे बनेगा आपका? इंड एस से बनेगा। यानी ट्रिपल कॉलम वाली बैलेंस शीट आपको सबसे पहले बनाकर देनी पड़ेगी। जब आप थ्रेशोल्ड 31 मार्च 19 को मीट करते हैं तो आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंड एस से बनाने पड़ेंगे। 31 मार्च 2020 को जो एंड हो रहा है फाइनेंशियल ईयर, कंपैरेटिव भी आपको इंड एस में देने पड़ेंगे जो 31 मार्च 2019 का होगा, और आपको एक ओपनिंग बैलेंस शीट वो भी इंड एस में बनाकर देनी पड़ेगी जो बनेगी 1 अप्रैल 2018 को। और यही 1 अप्रैल 2018 हमारा क्या है, डेट ऑफ ट्रांजिशन। तो आई होप अभी आपको डेट ऑफ ट्रांजिशन वाला जो कॉन्सेप्ट है ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके तो अब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चंस की जो होंगे आपके रोड मैप से रिलेटेड। ठीक है, तो ये जो रोड मैप से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं ये आपको आपके स्टडी मटेरियल के फोल्डर में आप जाइएगा। ठीक है, स्टडी मटेरियल में जो आपका एसएम का जो फोल्डर है उसमें ये जो एजुकेशनल मटेरियल और कंपेंडियम आप देख रहे हैं, इसमें आपको सबसे लास्ट में ये कंपेंडियम ऑफ ITFG, ये बेसिकली ITFG एक कमेटी है, इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा कि ये क्या होती है, इसका क्या काम होता है। ठीक है, ये विद रिस्पेक्ट टू इंडिया है, राइट, इंटरनेशनल कमेटी नहीं है ये। ठीक है, तो इंड एस को ट्रांजिशन जो होता है उसके मतलब उसके पर्टिकुलर काम के अंदर उस जो ट्रांजिशन प्रोसेस है, इंड एस का जो ट्रांजिशन प्रोसेस है उसमें ये लोग क्या करते हैं, अपने को फैसिलिटेट करते हैं, राइट, सहायता करते हैं कि आपको इंड एस कैसे लगाने चाहिए, राइट। तो उसका एक अपना इंडिया में ITFG करके ग्रुप बना हुआ है। ये बेसिकली इसका पूरा नाम है इंड एस ट्रांजिशन फैसिलिटेशन ग्रुप, राइट। तो
इसका एक कॉम्पेंडियम है, ठीक है। तो ये आपको पीडीएफ में मिल गया, बाकी आप इसको अपने इंस्टीट्यूट के वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो बेसिकली आईटीएफजी का मतलब होता है इंडियस ट्रांजिशन फैसिलिटेशन ग्रुप, जैसा कि मैंने आपको बताया। यानी किसी कंपनी के ऊपर इंडियस की एप्लीकेबिलिटी आ रही है तो उससे रिलेटेड कुछ इश्यूज होते हैं, उस इश्यूज को ये जो अपना इंस्टीट्यूट का जो बॉडी है, आईसीएआई का ऑफिशियल बॉडी जो है, उस इश्यू को रिजॉल्व कराने में ये लोग अपनी मदद करते हैं। हम इनको क्वेरी भेज सकते हैं, राइट, अगर अपने कंपनी के ऊपर इंडियस की एप्लीकेबिलिटी होगी, ठीक है। तो इसके कुछ जो भी आपके चार्जेस वगैरह रहते हैं वो आपको पे करने होते हैं। चार्जेस पे करने के बाद में आप क्या कर सकते हैं, इनसे सहायता ले सकते हैं, आप इनसे एडवाइस मांग सकते हैं। जैसे अपना एक एडवाइजरी बॉडी भी है जो इंडियस के ऊपर अपने को एडवाइस देता है। जैसे अपने को मान लो किसी पर्टिकुलर चीज पे प्रॉब्लम आती है, राइट, तो हम उससे कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप प्रैक्टिकल सेक्टर में हैं या आपकी आर्टिकलशिप चल रही है या आपने अपनी आर्टिकलशिप का एक सिग्निफिकेंट क्वांटम जो है वो पूरा कर लिया है, और यदि आप आईएफआरएस इंडियस एश्योरेंस में काम कर रहे हैं, तो आपको शायद इन सब चीजों के बारे में पता होगा डेफिनेटली, राइट। और अगर नहीं पता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम पूरा जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है वो प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से ही पढ़ने वाले हैं। एकेडमिक्स पर्सपेक्टिव से हम डेफिनेटली पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट को, अपने को एग्जाम में कैसे अप्रोच करना है, बट हाँ, प्रैक्टिकल जो भी एस्पेक्ट होगा कहीं पे भी आपकी उसकी अनटचेबिलिटी नहीं रहेगी। हम हर एक प्रैक्टिकल चीज को एकदम अपने कोर्स के अंदर इन्वॉल्व करके चलेंगे ताकि वो सब चीजें अपने को पता हो और अपन उन सब चीजों को टाइमली अपने प्रोफेशनल लाइफ में अप्लाई कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर आप अप्रोक्सीमेटली 32 पेज के आसपास आ जाइए। यस, तो आपका ये 30 पेज नंबर 30 पे आप अपने कंपेंडियम पे आ जाइए, ठीक है, जो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा आपके स्टडी मटेरियल के फोल्डर में। अदरवाइज आप इसको आईसीआई की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, सो एप्लीकेबिलिटी रिलेटेड इश्यूज हैं ये कुछ। तो यहाँ पे अपन सबसे पहले इशू 1 के बारे में बात करते हैं। ये देखो क्या कहता है, कंपनी ए इज अ लिस्टेड कंपनी एंड हैज 3 सब्सिडरीज, कंपनी एक्स, वाई और जेड। देखिए, एक कंपनी है ए, ये एक लिस्टेड कंपनी है, हम लोग कंपेंडियम पे क्वेश्चंस कर रहे हैं अभी, ठीक है। ये अपना इशू नंबर 1 है। ओके, सो ए बेसिकली एक लिस्टेड कंपनी है और उसके 3 सब्सिडरीज है, ठीक है, कंपनी एक्स, कंपनी वाई और कंपनी जेड। As on 31st March 2014, the net worth of a company A is 600 crore. So basically A का जो नेटवर्थ है वो 600 करोड़ है, ठीक है। And net worth of company X is 100 crores. कंपनी X का जो नेटवर्थ है वो है 100 करोड़, Y का है 400 करोड़ and Z का है 210 crores. Okay, all the 3 subsidiaries are non-listed company. जो बाकी की 3 सब्सिडरीज कंपनी है ये लिस्टेड नहीं है, ठीक है ना। तो लिस्टेड तो सिर्फ ए है। अच्छा, और ये सब की सब नेटवर्थ आपको कब दे रखी है, 31 मार्च 14 को ये सारी की सारी नेटवर्थ और ये आपका जो लिस्टिंग क्राइटेरिया है वो आपको दे रखा है, ठीक है। अब इसका केस ए जो है वो अपन लोग पढ़ते हैं। देखिए, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 14-15 कंपनी ए हैज सोल्ड ऑफ इट्स एंटायर इन्वेस्टमेंट इन कंपनी एक्स। देखिए, ए बेसिकली जो कंपनी है यानी कंपनी ए जो है एक लिस्टेड कंपनी है और इसका 31 मार्च को जो नेटवर्थ है वो 600 करोड़ है,
31 मार्च को इसका नेटवर्थ क्या है 600 करोड़। तो इधर वे ये तो लिस्टेड कंपनी भी है और उसका नेटवर्थ भी क्या है 600 करोड़। तो मैंने आपको कहा था कि नेटवर्थ का टेस्ट आपको कब करना चाहिए, आपको इंडेस की एप्लीकेबिलिटी के लिए नेटवर्थ का जो टेस्ट है थ्रेशोल्ड टेस्ट, वो सबसे पहले कब करना चाहिए 31 मार्च 14 से स्टार्ट करना चाहिए। अगर 14 को ये टेस्ट पास हो जाता है तो आपको रेस्पेक्टिव फेज के बेसिस पर एप्लीकेबिलिटी आएगी। तो अगर अपन इसका एनालिसिस करें तो देखिए कंपनी ए के ऊपर एप्लीकेबिलिटी कब से आएगी, देखिए 600 करोड़ है ना ये, और ये लिस्टेड कंपनी भी है। इसका मतलब जो अपना मैंडेटरी फेज है, मैंडेटरी फेज, उसका जो फेज नंबर 1 है और उसका फेज नंबर 2 है, इन दोनों में से कब इसकी एप्लीकेबिलिटी आएगी ये बताइए आप। फेज 1 में आएगी ना। फेज 1 में क्यों आएगी भाई, इसकी नेटवर्थ कितनी है 600 करोड़ है, 500 करोड़ से ज्यादा है और ये लिस्टेड कंपनी है। तो मैंडेटरी फेज का जो फेज 1, देखिए वॉलंटरी फेज 2015-16 वाला है, फर्स्ट जो फेज है वो अपना क्या है 16-17 और सेकंड फेज क्या है मैंडेटरी वाला 17-18। तो बाद में वो ग्रेजुअली क्या हुआ, वॉलंटरी फेज तो क्या था, वॉलंटरी था ना, कोई ऑब्लिगेशन तो था नहीं, इसलिए बाद में वॉलंटरी फेज को धीरे धीरे क्या कर दिया गया, सेट असाइड कर दिया गया और फेज नंबर 1 और फेज नंबर 2 मैंडेटरी फेज को ही नोमेनक्लेचर दे दिए गए। यानी वैसे देखा जाए तो इन टोटलिटी में 3 फेज है, फेज 1, 2 और 3। लेकिन अब आप क्या कहते हैं, मतलब ये जितने भी अपने फेज बचे हैं ना, इनको इफेक्टिवली हम लोग 2 ही फेज कहते हैं, फेज 1 मैंडेटरी वाला, फेज 2 मैंडेटरी वाला। इसका मतलब आप फेज 1 को वॉलंटरी के फेज 1 से मिक्स मत करना, ये बात मैंने आपको यहाँ पे बता दी। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि देखो नेटवर्क टेस्ट मैंने आपको कहा था 31 मार्च 14 को आपको चेक करना है। ठीक है सर, हमने 31 मार्च 14 को चेक कर लिया, नेटवर्क टेस्ट थ्रेशोल्ड क्राइटेरिया मेट हो रहा है, हो रहा है। अच्छा, तो क्या इसके ऊपर इंडेस की एप्लीकेबिलिटी आएगी? बिल्कुल आएगी। कब से आएगी इंडेस की एप्लीकेबिलिटी? आएगी यहां से, दैट इज 2016 और 17। ठीक है ना, 2016-17 से इसके ऊपर कंपनी ए के ऊपर इंडेस की एप्लीकेबिलिटी आएगी। केस ए में अपने को क्या दिया हुआ है, ड्यूरिंग 14-15, यानी जो हमारी एक्स नाम की जो सब्सिडरी कंपनी है ना, ये जो एक्स हमारी सब्सिडरी कंपनी है, इसके इन्वेस्टमेंट को हमने क्या कर दिया ड्यूरिंग द ईयर, यानी इसमें जो इन्वेस्टमेंट किया था ये इन्वेस्टमेंट हमने क्या कर दिया, सेल कर दिया, बेच दिया। तो बिकॉज ऑफ इन्वेस्टमेंट ही तो ये अपनी सब्सिडरी है ना, इन्वेस्टमेंट की वजह से ही एक्स अपनी सब्सिडरी है और हमने जो एक्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा है अगर अपन उसको बेच देते हैं तो ये सब्सिडरी ना रहेगी। तो देखिए कब कहता है 31 दिसंबर 2014, यानी 31 मार्च के पहले पहले ही हमने क्या किया, एक तरीके से हमारी एक्स की जो सब्सिडरी है, जो एक्स हमारा एक सब्सिडरी है, उसके इन्वेस्टमेंट को हमने बेच दिया। दैट मींस वो सब्सिडरी भी ना रही, इसलिए कहता है देयरफॉर कंपनी एक्स इज नो लॉन्गर अ सब्सिडरी ऑफ कंपनी ए फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 15। यानी अगले साल जब 31 मार्च 2015 को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तब ये हमारी सब्सिडरी नहीं है। शुड कंपनी एक्स प्रिपेयर इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर द कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रूल्स 2006 और 2015। देखिए 2015 तो है न्यू रूल्स इंड एस वाले, और कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल जो 2006 है ये क्या है, ओल्ड, और ये कौन से वाले हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो आपसे पूछा गया है कि भैया फर्स्ट केस में कंपनी एक्स के बारे में पूछा जा रहा है, इस कंपनी को 2015 को एंड होने वाले ईयर के लिए अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाने चाहिए। तो देखो भाई मैं आपको पहले बता देता हूं, देखो 2015 में तो वैसे भी मैंडेटरी एप्लीकेबिलिटी तो था नहीं ना, 2015 ईयर एंड उस पे तो नहीं था, 15-16 में भी है। ठीक है, देखिए 2015 में तो इंड एस थे ही नहीं, पहली बात तो सबसे पहले अगर कोई वॉलंटरी भी लगाना चाहे तो कब लगा सकता है, 2015-16 से लगा सकता है। तो 2015 में तो इसको डेफिनेटली ओल्ड रिजाइम से ही, अपने इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या ओल्ड रिजीम से ही इसको इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़ेंगे। आई होप ये बात समझ में आ रही है आप लोगों के, क्योंकि उस समय तो इंड एस थे ही नहीं ना, 31 मार्च 15 को तो इंड एस की कोई बात ही नहीं चल रही थी। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो क्या हो गया अपना कि भाई एक्स को तो पुराने स्टाइल से ही अकाउंट बनाने पड़ेंगे।
ठीक है, क्योंकि एक्स पहली बात तो अपनी सब्सिडरी भी नहीं रही है, और दूसरी बात एक्स के ऊपर मैंडेटरी एप्लीकेबिलिटी भी अट्रैक्ट नहीं हो रही है। कहां से नहीं हो रही है? 2000 अपना 14-15 से, तो फॉर श्योर बिल्कुल भी नहीं। तो इसके फर्स्ट क्वेश्चन का क्लियर आंसर है कि नहीं जी, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से तो नहीं बनाएगा, पुराने स्टैंडर्ड से बनाएगा। ठीक है, अच्छा केस बी के बारे में बात करें अपन। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 15-16, यानी अगले साल, 14-15 नहीं 15-16, तो 15-16 मतलब क्या हो गया? अगला साल हो गया ना। तो 15-16 में क्या कह रहा है? कंपनी ए हैज सोल्ड ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट इन कंपनी वाई। इस बार क्या हुआ? कंपनी ए ने वाई वाले इन्वेस्टमेंट जो है वो बेच दिए। कंपनी ए ने वाई के जो इन्वेस्टमेंट है ना वो क्या कर दिए? सेल कर दिए। ठीक है, Therefore, company Y is no longer a subsidiary of company A for the purpose of preparation of financial statement as on 31st March 16. तो भाई 15-16 में, किसमें? 15-16 में ये सब्सिडरी ना रही। ओके, शुड कंपनी Y prepare its financial statement as per the company's accounting standards rule old वाला या 15 that is new वाला? अगेन मैं आपको कह रहा हूं, वॉलेंट्री फेज है ये। वॉलेंट्री फेज के अंदर तो आप मुझे मतलब फोर्स नहीं कर सकती मुझे इंडेक्स लगाने, राइट? तो भाई अगर वॉलेंट्री फेज की बात की जाए तो कोई भी कंपनी के ऊपर कोई मैंडेटरी एप्लीकेबिलिटी अट्रैक्ट नहीं हुई है। बात समझ में आई आपको? तो यहां पर अगर ये इसने केस नंबर बी में अगर विद रिस्पेक्ट टू कंपनी ए के बारे में पूछा है, ठीक है, सॉरी वाई के बारे में पूछा है ना, तो अगर वाई के बारे में पूछा है तो नहीं, वाई भी ओल्ड मेथड से ही अपने अकाउंट्स को बनाएगा। केस ए डन, केस बी डन, एंड केस सी के बारे में आप बात करें तो केस सी में देखिए क्या कहता है। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 16-17 कंपनी ए हैज सोल्ड ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट इन कंपनी जेड ऑन 31 दिसंबर 16। ओके, अब देखो भाई धीरे धीरे करके ना एक एक सब्सिडरी विदा होते जा रही है ग्रुप से। पहले एक्स गया, अब वाई गया, अब केस नंबर सी के अंदर जो जेड है वो भी जा रहा है। तो therefore company Z is no longer a subsidiary of A for the purpose of preparation of financial statement on 31 March 17. Should company Z prepare its financial statement as per the company's accounting standard rule 2015? देखिए यहां पर मैं आपको बात बता देता हूं, ये केस जो है केस नंबर सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है जो सिर्फ ए और जेड से रिलेटेड है। ठीक है ना, यानी ए का जेड में इन्वेस्टमेंट है, राइट? जेड ए की क्या है? सब्सिडरी, और ए के ऊपर 2016-17 से मैंडेटरी एप्लीकेबिलिटी इसकी आ चुकी है जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। फिर देखिए जेड को हमने, देखिए 31 मार्च आने के पहले पहले हमने जेड को क्या कर दिया? सेल कर दिया। बिफोर 31 मार्च हमने हमारे इन्वेस्टमेंट जेड से हटा लिए, वापस निकाल लिए। ठीक है ना, यानी ये इन्वेस्टमेंट हमने क्या किए? बेसिकली सेल कर दिए। ये जो इन्वेस्टमेंट थे अपने जेड के अंदर, ये इन्वेस्टमेंट्स को हमने क्या कर दिया? सेल कर दिया। आई बात समझ में? तो सेल करने से होगा क्या? सेल करने से ये होगा कि जेड हमारी सब्सिडरी नहीं रहेगी। तो जेड जब हमारी सब्सिडरी नहीं रहेगी तो क्या अब जेड को अपने अकाउंट्स इंडेस के हिसाब से बनाने पड़ेंगे? दिस इज अ वैलिड एंड वेरी गुड, इनफैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओवर हियर। अब आपको सोच के बताना है कि ए को, अच्छा देखो ए तो सीधा सा क्लियर है ना, ए के ऊपर तो इंडेस लगेंगे। 16-17 में इंडेस जो है ए के ऊपर तो लग ही जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन व्हाट अबाउट जेड? तो आप में से कुछ सोच रहे होंगे देखो जेड तो निकल गया है, अब सब्सिडरी नहीं रहा ना ये, राइट? जेड सब्सिडरी नहीं रहा है। किसका सब्सिडरी नहीं रहा है? ए का सब्सिडरी नहीं रहा है। तो भाई 31 मार्च को इसका सब्सिडरी नहीं रहा, तो कुछ सोच रहे होंगे सर इसको तो इंडेस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने नहीं पड़ेंगे। और कुछ ऐसे सोच रहे होंगे कि सर इसका ड्यूरिंग द ईयर जो रिलेशनशिप था होल्डिंग सब्सिडरी का तो था, इसका मतलब इसको बनाने भी पड़ सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया अपना दिक्कत ये कि ये जो होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशनशिप है ये अपन किस दिन देखते हैं? 31 मार्च को देखते हैं क्या, या 1 अप्रैल को देखते हैं, या ड्यूरिंग द ईयर देखते हैं? तो यहाँ पे देखो आप हमेशा ध्यान रखना कि ये जो होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशनशिप है ना, ये जो रिलेशनशिप स्टेटस होता है ना, ये हम लोग ड्यूरिंग द ईयर देखेंगे। कब देखेंगे? ड्यूरिंग द ईयर। और जो लिस्टिंग क्राइटेरिया जो होता है ना, ये तो मैंने आपको बताया भी था। लिस्टिंग क्राइटेरिया लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे ना इसको,
लिस्टिंग क्राइटेरिया भी हम क्या करते हैं, ड्यूरिंग द ईयर देखते हैं, लेकिन नेटवर्थ थ्रेशोल्ड अपन कब देखते हैं, नेटवर्थ का थ्रेशोल्ड अपन देखते हैं 31 मार्च को। कब देखते हैं अपन, 31 मार्च को। अगर अपना नॉर्मल बिजनेस है अदर देन एनबीएफसी बैंकिंग इंश्योरेंस तो 2014 से चेक हो जाएगा स्टार्ट, और एनबीएफसी है तो 2016 से चेक स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा हमने डिस्कस किया था। तो सिंस बेस्ड ऑन अपना कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल 2015 कहता है जो रिलेशनशिप है वो हमने ड्यूरिंग द ईयर देखनी है। तो ड्यूरिंग द ईयर तो होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप था, लेकिन ईयर एंड पे आते आते होल्डिंग सब्सिडरी जो रिलेशनशिप है वो चला गया। तो कहने का मतलब ये हो गया भाई कि आप पूरे साल में कभी ना कभी तो होल्डिंग सब्सिडरी थे, और जब आप होल्डिंग सब्सिडरी थे तो ये इंडेस आपके ए के ऊपर भी लगेंगे और ये इंडेस आपके जेड के ऊपर भी लगेंगे, यानी जेड को भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर इंडेस बनाकर देने पड़ेंगे। आ रही है बात समझ में आपको, जेड को भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंडेस के हिसाब से बनाकर देने पड़ेंगे, क्योंकि जेड जो है वो ए का सब्सिडरी इस पर्टिकुलर ईयर में था। ठीक है, तो जब आप इनका आंसर देंगे तो आपका आंसर ऐसे ऐसे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में नहीं होगा। ठीक है, और दूसरी बात ये कि आपको जो भी आंसर देना है आपका आंसर क्या होना चाहिए, वैलिड प्रोविजंस के साथ में सपोर्टेड होना चाहिए। जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे आपके आंसर जो लिखे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे आंसर आपका लिखा हुआ है, इसके अंदर आपको यहाँ पे सिर्फ समझ के चलना है। ठीक है, आप एक बार प्रोविजन समझ लेंगे, प्रोविजन को अप्लाई करना सीख लेंगे ना, तो आंसर देने में आपको जोर नहीं आएगा बिल्कुल भी। ठीक है, हमने लास्ट जो वीडियो देखा था उस वीडियो में हमने क्या किया था, हमने प्रोविजंस को समझा था। अब हम क्या कर रहे हैं, केस स्टडी के माध्यम से उन प्रोविजन को अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखते हैं अपना आंसर जो है। तो देखिए केस ए का आंसर क्या है, ओल्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से ही बनाया जाएगा। केस बी का आंसर क्या है, 2006 यानी दो ओल्ड एएस से बनेगा सारा अकाउंट्स। केस सी का आंसर क्या है, देखिए केस सी का आंसर क्या है कि इसके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे, इंड एएस के बेसिस पर बनाए जाएंगे। तो ये जो है ये ITFG का क्लेरिफिकेशन बुलेटिन 1 इशू नंबर 2 है, ये जैन 2016 में फाइनलाइज किया था इस ग्रुप ने। ठीक है ना, तो अब बताओ क्या हमने जो नॉलेज एक्वायर किया था प्रीवियस वीडियो में, क्या हम उसको अप्लाई कर पा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है ना, और एक अपन बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, धीरे धीरे क्या होगा, अपना प्रोविजन और अपने क्वेश्चन के माध्यम से इनफ प्रैक्टिस जब अपन लोग कर लेंगे तो इन सब चीजों की प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी जो होगी उस चीज में आप एकदम मास्टर हो जाएंगे। ठीक है ना, तो चलिए इसके बाद में नेक्स्ट जो इश्यू है इसका सेकंड, ये है एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियस टू एनबीएफसी इन केस ऑफ नॉट रजिस्टर्ड विद आरबीआई। देखिए आरबीआई एनबीएफसी की डेफिनेशन में सर्टेन कंपनीज को जो है इंक्लूड करता है और एक्सक्लूड करता है। ठीक है ना, यानी आरबीआई की एनबीएफसी की खुद की एक परिभाषा है, जब आप ऑडिट पढ़ेंगे तो वहां पे एनबीएफसी का चैप्टर डिटेल में पढ़ेंगे। राइट, तो आरबीआई ने एनबीएफसी की एक डेफिनेशन बना रखी है, उस डेफिनेशन में सर्टेन कंपनीज क्या होती है, इंक्लूड होती है, सर्टेन कंपनीज एक्सक्लूड होती है। लेकिन फॉर द सेक ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर इंड एएस, यहाँ पे हम लोग आरबीआई की डेफिनेशन को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है ना, यानी आरबीआई की डेफिनेशन में जो जो एनबीएफसी शामिल होती है हम उसको जरूरी नहीं हम उसी डेफिनेशन को प्रायोरिटी दें, हम यहाँ पे प्रायोरिटी देंगे कंपनी के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो रूल है 2015 वाले इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रूल, कंपनी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रूल्स 2015 है, इनको प्रायोरिटी देंगे। और इन रूल्स में ऐसे लिखा हुआ आता है कि जो कंपनियां एनबीएफसी का काम कर रही है वो एनबीएफसी ही मानी जाएगी फॉर द सेक ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंड एएस। ठीक है, हम आरबीआई के डेफिनेशन को ओवर रूल नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ इंड एएस लगाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे मैं आपको एक इसका जो प्रोविजन है वो ब्रीफ में समझा देता हूं। देखिए ये जो आप ये प्रोविजन है, ये प्रोविजन को आप डेफिनेटली पूरा पढ़ेंगे। तो जब अपन ये प्रोविजन पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, कंपनी का जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2016 जो है
अमेंडमेंट आ गया, 2015 में था ओरिजिनल, बाद में अमेंडेड हो चुका है ये। तो ये एक रोड मैप ले डाउन करता है एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंड एस टू एनबीएफसी के लिए। फिर ये कहता है एज पर द सेड रूल्स नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी मींस अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एज डिफाइंड इन क्लॉज एफ ऑफ सेक्शन 45 I of the Reserve Bank of India Act 1934 and includes housing finance company, merchant banking company, microfinance company, mutual benefit companies, venture capital fund companies, stock broker, sub broker companies, nidhi companies, chit companies, securitization, reconstruction companies, mortgage guarantees companies, pension fund companies, asset management company and core investment कंपनी। ठीक है, तो ये जितनी भी कंपनीज है, हो सकता है ये आरबीआई की डेफिनेशन में ना कवर हो, यानी आरबीआई की एनबीएफसी की डेफिनेशन में ये सारी कंपनीज ना कवर हो, लेकिन स्टिल ये जो सारी की सारी कंपनीज है ये कहां पे कवर होगी, आपके इंड एस रूल्स 2015 अमेंडेड 2016 में इंक्लूड मानी जाएगी फॉर द सेक ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंड एस टू द एनबीएफसी कंपनीज। आ रही क्या ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? तो कहने का मतलब ये कि इन कंपनी को हम क्या मान के चलेंगे, एनबीएफसी ही मान के चलेंगे। बाकी आरबीआई तो क्या कहता है, जिन कंपनियों की इनकम 50% से ज्यादा है, ठीक है, जिन कंपनियों की इनकम 50% से ज्यादा है, कौन सी इनकम, फाइनेंस इनकम। मतलब यहां पर मतलब क्लियर अगर समझाऊं तो ये कि कोई कंपनी का सपोज करो इनकम है 100 और 100 में से उसका फाइनेंस नेचर का इनकम है मान लो 51, इसका मतलब ऐसी कंपनी बेसिकली क्या है, एनबीएफसी है। दूसरा, किसी कंपनी के एसेट्स अगर मान लो 100 है और उसमें मान लो 60 के फाइनेंशियल एसेट्स हैं, फाइनेंस नेचर के एसेट्स हैं, जैसे मैंने लोन दे रखा है, एडवांस दे रखा है, समझे ना, ऐसे टाइप के एसेट्स। तो अगर ऐसा है तो ये कंपनी आपकी क्या होगी, एनबीएफसी होगी। तो ये आरबीआई की डेफिनेशन है, लेकिन हम इस डेफिनेशन को ओवर रूल करते हुए, यानी हमको यहाँ पे डिफाइन थोड़ी ना करना है एनबीएफसी को, हमको तो एम्बिट में लेके आना है। तो भाई सीधी बात है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की एप्लीकेबिलिटी के लिए ये सारी जो कंपनीज है, ये सारी कंपनीज आपकी एनबीएफसी कैटेगरी की मानी जाएगी। अब यहाँ पे एक बात मैं आपको और इम्पोर्टेंट बताने जा रहा हूं, वो ये कि आप सब लोगों ने म्यूचुअल फंड का नाम सुना होगा। तो बताइए म्यूचुअल फंड के ऊपर इंड एस लगते हैं या नहीं लगते? ठीक है, पहली बात तो ये कि म्यूचुअल फंड पे इंड एस नहीं लगते हैं कभी भी, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक कंपनी होता ही नहीं है। म्यूचुअल फंड होता है एक ट्रस्ट। म्यूचुअल फंड क्या होता है, ट्रस्ट होता है, और ट्रस्ट के नीचे म्यूचुअल फंड की एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है। क्या होती है, ट्रस्ट के नीचे म्यूचुअल फंड की एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है। इसके ऊपर इंड एस लगेंगे। इसके ऊपर क्या लगेंगे, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगेंगे, अगर थ्रेशोल्ड मीट कर रहा है ये तो। आ रही बात समझ में? तो जो इंड एस लगेगा वो लगेगा म्यूचुअल फंड की एएमसी पे, एसेट मैनेजमेंट कंपनी पे, रादर देन म्यूचुअल फंड पे, क्योंकि म्यूचुअल फंड अपने आप में ट्रस्ट होता है और ट्रस्ट कंपनी नहीं है। तो कंपनी नहीं है तो कंपनीज एक्ट भी नहीं लगेगा, और कंपनीज एक्ट नहीं लगेगा तो इंड एस भी नहीं लगेंगे। आई होप आपको ये सारी जो ज्ञान वाली बातें हैं समझ में आ रही होगी, ठीक है ना? ठीक है, तो अब ये कहता है, देखिए, एक कंपनी एबीसी लिमिटेड परफॉर्म्स रोल ऑफ एनबीएफसी, मतलब ये एनबीएफसी का काम कर रही है। जरूरी नहीं है एनबीएफसी का इसके पास लाइसेंस हो, ये रजिस्टर्ड हो आरबीआई के साथ में। काम किसका कर रही है, एनबीएफसी का काम कर रही है। एंड हैज अप्लाइड फॉर द रजिस्ट्रेशन एज एनबीएफसी व्हिच इज अवेटेड फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मैंने आरबीआई के पास में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रखा है और रजिस्ट्रेशन अभी अवेटेड है, यानी मैं अभी तक रजिस्टर्ड एनबीएफसी तो नहीं हूं। ठीक है, whether roadmap for the applicability of Ind AS as applicable to NBFCs also applies to the company ABC Limited, which performs role of NBFC. However, it is not registered with the RBI. ठीक है, तो कह रहा है कि भाई इंड एस लगेंगे या नहीं लगेंगे? तो सीधी बात है भैया, आप एनबीएफसी का काम कर रहे हो, आर यू डूइंग एनबीएफसी वर्क? यस, तो आपके ऊपर इंड एस लगेंगे प्रोवाइडेड आप थ्रेशोल्ड मीट कर रहे हो। ठीक है ना, थ्रेशोल्ड तो चेक करना पड़ेगा ना, एनबीएफसी का जो थ्रेशोल्ड था, राइट? और एनबीएफसी के ऊपर जो स्टैंडर्ड्स लगेंगे वो बेसिकली कब से लगेंगे, 1 अप्रैल 18 से। ठीक है ना, तो जो यहाँ पे हमने बात सीखी इशू नंबर 2 में, वो बात यही सीखी कि कोई भी कंपनी एनबीएफसी का काम कर रहा है
तो हम एनबीएफसी को वाइडर टर्म्स में यहाँ पे गिनेंगे। यहाँ पे ये जितने भी बहुत सारे कंपनीज के नाम आपने जो सीखे, ये सारे कंपनीज एनबीएफसी ही मानी जाएगी और इनके ऊपर इंडेक्स की एप्लीकेबिलिटी होगी, प्रोवाइडेड कि इनका थ्रेशोल्ड जो है वो मीट हो रहा है, या एप्लीकेबिलिटी का जो क्राइटेरिया जो है लिस्टेड वाला वो मीट हो रहा है। आगे बात समझ में आप सब लोगों को? तो यहाँ पे ये जो है आप इसे अंडरलाइन कर लीजिए। हेंस द कंपनी विच इज कैरिंग ऑन द एनबीएफसी एक्टिविटी बट नॉट रजिस्टर्ड विद आरबीआई विल आल्सो बी सब्जेक्ट टू द रोड मैप फॉर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंड एस। ठीक है ना? ओके, नाउ अब जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना वो है एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंड एस टू इंडिया ब्रांच ऑफिस ऑफ अ फॉरेन कंपनी। इंडिया ब्रांच ऑफिस ऑफ अ फॉरेन कंपनी, तो भाई देखते हैं इसमें भी क्या है अपना। देखो कंपनी तो फॉरेन है, इशू नंबर 3 है, ये कंपनी फॉरेन है यानी इंडिया के बाहर है ये, और अपने इंडिया में अपना कंपनी है, यानी फॉरेन कंपनी का इंडिया में एक ब्रांच है, ब्रांच ऑफिस है। आईपीसीसी में आपने ब्रांच का चैप्टर तो पढ़ा होगा, है ना? फॉरेन ब्रांचेस का एक टॉपिक आता था ना उसके अंदर कि इंडिया वाली जो हेड ऑफिस है उसका फॉरेन में ब्रांच है, या फॉरेन वाली कोई हेड ऑफिस है उसका इंडिया में ब्रांच है, बराबर। तो ब्रांचेस आर क्या, एक एक्सटेंशन है ना, एक एक्सटेंशन काउंटर ही तो है वो अपने बिजनेस का, जो अपन एक जगह से दूसरी जगह पे अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए ओपन करते रहते हैं। तो देखिए ब्रांच अपने आप में एक रजिस्टर्ड एंटिटी नहीं होता है, ठीक है ना। ब्रांच जैसे इंडिया में कोई ब्रांच है तो क्या ये ब्रांच भारत में एज अ कंपनी रजिस्टर्ड है क्या? तो जब तक ये एज अ कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है तो खाली ब्रांच के ऑफिस के ऊपर कोई इंडेक्स की एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी। समझ में आ रही बात आप लोगों को? ये ब्रांच है, जैसे मान लो ये फॉरेन कंपनी है, अब ये कोई ब्रांच ऑफिस है, अब ये ब्रांच ऑफिस ना इंडिया में अगर इनकॉर्पोरेट होती है बाय वे ऑफ अ सब्सिडरी, है ना, मतलब इंडिया में एक कंपनी बन जाती है, राइट, तब तो इसके ऊपर इंडेक्स की एप्लीकेबिलिटी आएगी, क्योंकि कंपनीज एक्ट तो लगना चाहिए सबसे पहले। इंडेक्स लगने के पहले आपके ऊपर सबसे पहले क्या लगना चाहिए? कंपनीज एक्ट तो लगना चाहिए। अगर आपका कंपनीज एक्ट ही नहीं लग रहा है तो कैसे काम चलेगा बताइए? तो ब्रांच ऑफिस के ऊपर ऐसे डायरेक्ट एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी, ठीक है ना। तो वही एक इसी चीज के ऊपर एक क्वेश्चन है कि एबीसी एंड कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन यूएस with limited liability and has established a branch office in India। एबीसी कंपनी यूएस में इनकॉर्पोरेटेड है तो उसके ऊपर यूएस गैप लगेंगे, यूएस के जो कंपनीज लॉ हैं वो लगेंगे, इंडिया के लॉ नहीं लगेंगे वहां पर। और उसने ना इंडिया में एक ब्रांच ऑफिस एस्टैब्लिश कर ली, ठीक है ना, विद द परमिशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया to provide consultancy service in India, the branch office remits the amount earned by it to ABC and Company, that is head office, net of applicable Indian taxes and subject to RBI guidelines। यानी ये जो ब्रांच इंडिया में जितना भी बिजनेस करता है, इस बिजनेस में जो टैक्स वैक्स जो होता है वो सरकार को, भारत सरकार को देने के बाद में ये फॉरेन कंपनी को अपना रेमिटेंस दे देता है। देखो टैक्स तो लगेगा, अगर आप इंडिया में आ गए, आपने चाहे ब्रांच ऑफिस खोला है, चाहे आपने कोई एस्टेब्लिशमेंट किया है, टैक्स वाले तो टैक्स छोड़ेंगे नहीं। हम लोग अकाउंट्स वाले इसको बोलेंगे चलो कोई बात नहीं भाई, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से तुम्हें अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। कब तक जरूरत नहीं पड़ेगी? जब तक तुम यहाँ पे एक रजिस्टर्ड कंपनी ना बन जाओ, ठीक है। और 1 अप्रैल 2016 को इट हैज मोर देन 500 करोड़ बैलेंस एज हेड ऑफिस। देखो ब्रांच के अंदर हेड ऑफिस का बैलेंस तो रहता ही है, क्योंकि ब्रांच का करता धरता कौन है? हेड ऑफिस। हेड ऑफिस से तो सारा फंड आता है। तो हेड ऑफिस के अकाउंट में कितना बैलेंस पड़ा है? ये बोला कि 500 करोड़, है ना। ये 500 करोड़ कंफ्यूज करने के लिए है, ताकि वो 500 करोड़ का एप्लीकेबिलिटी क्राइटेरिया आपके दिमाग में घूमने लगे, ठीक है। ओके, वेदर द इंडियन ब्रांच ऑफिस एबीसी कंपनी विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद इंड एस। तो क्या है, जो इंडिया में आपने जो ब्रांच खोला है एबीसी कंपनी का, एबीसी कंपनी का जो ब्रांच आपने खोला है, क्या इसके ऊपर इंड एस लगेंगे? आंसर इज नो, ब्रांच के ऊपर इस पर इंड एस नहीं लगेंगे। आगे बात समझ में, ठीक है। तो इशू 3 क्लियर हुआ। ओके,
मैं आपको यहाँ पे एक बात बता देता हूँ, ये अपने जो भी पढ़ रहे हैं अभी, ये जो क्लैरिफिकेशन बुलेटिन जो है, ये क्लैरिफिकेशन बुलेटिन, ये सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये आपके स्टडी मटेरियल में कहीं पे भी कवर नहीं किए गए हैं, बट ये ऑफिशियल इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन हैं जो इंस्टीट्यूट के ही साइट के ऊपर होस्टेड है। ये सारी चीजों का जो नॉलेज है वो होना बहुत जरूरी है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जो भी अपन पढ़ रहे हैं ये सारा का सारा सब्जेक्ट का एक बैकग्राउंड डिस्कशन है, यानी आप सीधा ही इंड एस पढ़ने स्टार्ट कर दिए और आपको ये नहीं पता कि इंड एस की एप्लीकेबिलिटी किस किस के ऊपर होती है। कोई आपको इंड एस पढ़ने के बाद में ये पूछे बताओ हमारी कंपनी के ऊपर इंड एस की एप्लीकेबिलिटी क्या है, तो आप बोलोगे सर मुझे तो एप्लीकेबिलिटी का तो पता नहीं, आपको एप्लीकेबल कराने हैं तो बोलो। सो दैट इज हाउ वी कैन नॉट गिव द प्रोफेशनल एडवाइस टू आवर क्लाइंट्स। ठीक है, इसका मतलब हमको मतलब आगे जाने के पहले एटलीस्ट जो पीछे का जो काम है वो तो पूरा करना पड़ेगा, अदरवाइज हम आगे जाके कहीं ना कहीं अटक सकते हैं। इसलिए जो भी मैं चीजें आपको करा रहा हूं ये आप समझ लीजिए, ये सिर्फ आपके वैल्यू एडिशन के लिए है और आपके एकेडमिक्स को, आने वाले एकेडमिक्स को बेहतर बनाने के लिए ये सब चीजें अपन कर रहे हैं। और मैं आपको बता देता हूं हमारे पूरे करिकुलम में ICAI के ही डेडिकेटेड करिकुलम को पढ़ाया जाएगा। मैं आपको जो भी चीजें बताऊंगा, जो भी बातें शेयर करूंगा आपके साथ में, वो सारी की सारी बातें अपने ICAI से रिलेटेड होगी। हम इधर उधर की बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे, सिर्फ वही बातें करेंगे जो ICAI से रिलेटेड है, भले चाहे वो उसके स्टडी मटेरियल में हो, चाहे उसके रिवीजन टेस्ट पेपर में हो, चाहे उसके क्लैरिफिकेशन बुलेटिन में हो, चाहे उसके एजुकेशनल मटेरियल में हो, लेकिन हम बातें वो करेंगे जो इंस्टीट्यूट हमें कहने या सीखने के लिए करता है। ठीक है, ओके। नाउ एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंड एस टू नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज। देखिए सीधी बात, मैंने आपको क्या कहा था, कंपनीज एक्ट का लगना बहुत जरूरी है। अगर कंपनीज एक्ट ही नहीं लग रहा है तो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज होने के बाद में आपके ऊपर इंड एस नहीं लग सकते। आ रही बात समझ में? ठीक है, पर यहाँ पर ये जो आपका इशू 4 है इसको पढ़ते हैं अपन। ये क्या कहता है, देखो, ए लिमिटेड इज अ फर्स्ट टाइम अडॉप्टर। ये है ए लिमिटेड और ये फर्स्ट टाइम अडॉप्टर है, मतलब इसके ऊपर पहली बार इंड एस लगने वाले हैं ए लिमिटेड के ऊपर। ओके, इट हैड इनकॉर्पोरेटेड अ पार्टनरशिप फर्म विद बी लिमिटेड, जिसका नाम है मेसर्स ए एंड बी एसोसिएट्स। इसने क्या किया, एक बी लिमिटेड करके पार्टनरशिप फर्म बनाई, जिसमें एक खुद पार्टनर है और दूसरा पार्टनर कौन है, बी। ओके, फर्म का नाम रख दिया ए एंड बी एसोसिएट। फर्म का नाम क्या रख दिया, मेसर्स ए एंड बी एसोसिएट। ठीक है, whether Ind AS will be applicable to Messrs A and B associates by virtue of the fact that Ind AS is applicable to A Limited। तो मैंने देखो आपसे पूछा ये जा रहा है सिंपल सा सवाल कि ए लिमिटेड के ऊपर तो इंड एस लग रहे हैं, ये फर्स्ट टाइम अडॉप्टर है, इसके ऊपर तो इंड एस लग रहे हैं, तो क्या इंड एस मेसर्स ए और बी एसोसिएट के ऊपर भी लग जाएंगे? क्योंकि एक तरीके से ए और बी एसोसिएट तो क्या हो गया, ए लिमिटेड का ही तो एक हिस्सा है ना, है कि नहीं? Also clarify whether Ind AS will be applicable to non-corporate entities। ये भी बताइए कि क्या नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज पे इंड एस लगते हैं क्या? देखो पहली बात, सीधी सी बात, जिसके ऊपर कंपनीज एक्ट नहीं लगता उसके ऊपर इंड एस नहीं लगेंगे। यानी वो कंपनी तो होना चाहिए ना कम से कम। भाई देखो, अगर वो बैंकिंग है तो उसके ऊपर आरबीआई के एक्ट लगते हैं, ठीक है। अगर वो इंश्योरेंस है तो IRDA का एक्ट लगता है, और इनके अलावा अगर कोई है तो उसके ऊपर कंपनीज एक्ट लगता है। तो कहने का मतलब वो कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट के किसी एक्ट में तो गवर्न होना चाहिए। तो देखो, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के ऊपर इंड एस जो है वो नहीं लगते, नॉट एप्लीकेबल। आगे बात समझ में, इंड एस जो है वो नहीं लगते हैं, एप्लीकेबल नहीं होते। अब बात ये है कि भाई ये जो मेसर्स ए एंड बी एसोसिएट है ये ए लिमिटेड का ही एक हिस्सा है। यानी सपोज करो अगर ये मेसर्स ए एंड बी एसोसिएट ना होकर मेसर्स ए एंड बी कोई कंपनी होता तो इसके ऊपर इंड एस लग जाते ना। तो अब दिक्कत क्या होगी कि मेसर्स ए एंड बी एसोसिएट अगर ये पार्टनरशिप फॉर्म है, इसके ऊपर इंड एस तो नहीं लगेंगे। क्लीन आंसर तो क्या हो गया कि इसके ऊपर इंड एस तो नहीं लगेंगे। पर होगा ये कि सिंस ए लिमिटेड ने मेसर्स ए एंड बी में इन्वेस्ट कर रखा है ना अमाउंट, मेसर्स ए एंड बी में ए लिमिटेड ने क्या कर रखा है, अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट कर रखा है, पैसा जो है ट्रांसफर कर रखा है।
तो होगा ये कि लास्ट में ए लिमिटेड को मेसर्स ए एंड बी के साथ में कंसोलिडेशन करना पड़ सकता है। क्या करना पड़ सकता है? कंसोलिडेशन। तो अगर कंसोलिडेशन करना पड़ा तो मेसर्स ए और बी को अकाउंट्स को ट्रांसलेट करके देना पड़ेगा किसके अंदर? इंड एस में। तो यानी मेसर्स ए एंड बी पे इंड एस तो लगेंगे नहीं, लेकिन फॉर कंसोलिडेशन पर्पस, ठीक है, इसको अपने अकाउंट्स को इंड एस में ट्रांसलेट कर किसको देना पड़ेगा? अपने पेरेंट कंपनी को देना पड़ेगा। बोलो समझ में आई या नहीं बात आपको? देखिए, पहली बात तो इंड एस नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज पर एप्लीकेबल नहीं होते हैं। अब यहाँ पे देखो जो इसका क्रक्स है वो पढ़ते हैं अपन। Accordingly, in the given case, Ind AS is not applicable to partnership firms. However, for the purpose of consolidation, the partnership firm will be required to provide financial statements data prepared as per Ind AS to A Limited, provided the partnership qualifies as a subsidiary, joint venture, or associates of A Limited. अब यहाँ पर मैं आपको बार बार ये बात बता रहा हूं कि कंपनी नहीं है तो इंड एस नहीं लगेगा, लेकिन ए लिमिटेड ने अब पैसा लगा दिया पार्टनरशिप फर्म में। अभी अगर पार्टनरशिप फर्म में पैसा लगाया है तो अब ये पैसा कितना लगाया है? सपोज करो 60% इन्वेस्ट कर दिया। कितना परसेंट इन्वेस्ट कर दिया? 60%। तो एक तरीके से ए एंड बी जो एसोसिएट है वो मेरा सब्सिडरी के जैसा हो गया ना। तो अब मैं क्या करूंगा? ए एंड बी एसोसिएट को क्या करूंगा? कंसोलिडेट करूंगा। क्या करूंगा? कंसोलिडेट करूंगा। डेट नहीं करूंगा, कंसोलिडेट करूंगा। समझ में आ रही बात आप लोगों को? तो कंसोलिडेट करने के बाद में होगा क्या कि कंसोलिडेट करने के बाद में होगा ये कि ए एंड बी एसोसिएट्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ए लिमिटेड में जाके मर्ज हो जाएंगे। तो ये मर्ज किस तरीके से होंगे? ये मर्ज होंगे इंड एएस के बेसिस के ऊपर। यानी टू फैसिलिटेट कंसोलिडेशन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विल बी कंसोलिडेटेड। आ रही बात समझ में? फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल बी कंसोलिडेटेड एंड एज पर व्हाट अकाउंटिंग एंड व्हिच अकाउंटिंग पॉलिसीज गवर्न्ड बाय इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। यानी मजबूरन हमको क्या करना पड़ेगा? एक इंड एस में उसको रिट्रांसलेट करके मालिक को देना पड़ेगा। तो ए एंड बी चाहे तो अपने अकाउंट्स को बिना इंड एस के बनाएगा, वैसे तो बनाएगा ही बिना इंड एस के, क्योंकि वो तो कॉर्पोरेट एंटिटी है नहीं, लेकिन खाली कंसोलिडेशन करवाने के लिए उसको एक अलग हर साल में दो अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। एक मालिक को कंसोलिडेशन के लिए देने के लिए और दूसरा खुद के लिए जो अकाउंट्स बनते हैं वो। दूसरी बात यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज चाह के भी इंड एस अपने आप से नहीं लगा सकता। नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज चाह के भी वॉलेंटरीली इंड एस नहीं लगा सकता। आई होप ये जो एप्लीकेबिलिटी की बातें मैं आपको बता रहा हूं ये सारी बातें आप सबको समझ में आ रही है। ओके, नाउ कमिंग टू इश्यू नंबर 5। इश्यू 5 क्या कहता है? देखिए, कंपनी एक्स इज फॉलिंग अंडर फेज 2 ऑफ एमसीए रोड मैप फॉर कंपनीज एंड hence Ind AS are applicable to it from the financial year 17-18. Okay, now company X is a subsidiary of company Y. Okay, company X, इसके भी ऊपर कौन है? कंपनी Y। कंपनी X फेज 2 में कवर हो रही है। फेज 2 का मतलब 17-18, ठीक है ना? इफेक्टिवली दो ही फेज रह गए। वॉलेंट्री फेज तो वॉलेंट्री था, कोई कंपल्शन था नहीं, इसलिए वो हट गया। फेज 2 में कवर हो रही है एमसीए के रोड मैप में, इसके लिए उसके ऊपर इंड एस एप्लीकेबल है। कंपनी एक्स इज अ सब्सिडियरी ऑफ कंपनी वाई एंड कंपनी वाई इज एन अनलिस्टेड एनबीएफसी। भैया ये है एक अनलिस्टेड एनबीएफसी, एक तो लिस्टेड भी नहीं है और दूसरा एनबीएफसी भी है। ओके, इसका नेटवर्थ 285 करोड़ है। इसका नेटवर्थ कितना है? 285 करोड़। ओके, नाउ व्हाट विल बी द डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंड एस फॉर कंपनी एक्स? अच्छा भैया, इसके लिए इंड एस की एप्लीकेबिलिटी की डेट क्या होगी? इंड एस की डेट क्या होगी वो आपको बतानी है। And if Ind AS applicable date for parent NBFC is different from the applicability date of corporate subsidiary, then how will the consolidated financial statements of parent NBFC be prepared? बड़ा ही वाजिब और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि
ऊपर वाली कंपनी तो है एनबीएफसी, पर नीचे वाली कंपनी तो नॉर्मल कंपनी है। तो नॉर्मल कंपनी तो एमसीए के नॉर्मल रोड मैप में कवर होती है, एनबीएफसी वाले में नहीं होती। लेकिन ऊपर वाली कंपनी एनबीएफसी है जो एनबीएफसी के रोड मैप में कवर होती है। एनबीएफसी का जो स्टैंडर्ड है वो कब से लग रहा था? 2018, राइट। उसका जो रोड मैप था वो कब से स्टार्ट हो रहा था? 1 अप्रैल 2018 से। अब दोनों कंपनी का स्ट्रक्चर अलग अलग है। मैंने आपको क्या बताया था? एनबीएफसी कंपनी कभी भी अपनी तारीख के पहले इंडेक्स नहीं लगा सकती, यानी अपनी कंपलसरी डेट के पहले इंडेक्स नहीं लगा सकती, भले ही चाहे कुछ भी हो जाए। समझ में आ रही बात आप लोगों को? तो अब देखिए, एक्स एक सब्सिडरी कंपनी है और आप जानते हैं कि इंडेक्स अगर सब्सिडरी यानी मान लो मेरे ऊपर लग गए इंडेक्स, तो मेरी होल्डिंग पे भी लगेंगे, मेरी सब्सिडरी के ऊपर भी लगेंगे, मेरे एसोसिएट्स के ऊपर भी लगेंगे और मेरे जॉइंट वेंचर के ऊपर भी इंडेक्स लगेंगे। तो आप अपने आप को अभी एक्स जो एंटिटी है वो अज्यूम करके चलो कि आप एक्स एंटिटी हो और आपका मालिक कौन है? वाई। आपका मालिक कौन है? वाई। वाई के ऊपर क्या इंडेक्स लगेंगे क्या? तो आपके नॉर्मल रूल के हिसाब से तो वाई के ऊपर इंडेक्स लग जाने चाहिए। अब वाई के ऊपर इंडेक्स लग जाने चाहिए 17-18 से ही, तो एनबीएफसी का रोड मैप तो व्यर्थ हो गया, वेस्ट हो गया ना। इसलिए भैया यहाँ पे इन सब चीजों की क्लैरिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। ये जो अपन चीजें पढ़ रहे हैं ना, हमने रूल्स तो पहले ही पढ़ लिए थे, हम चाहे तो इन सब चीजों को स्किप करके आगे भी बढ़ सकते थे। मेरा तो क्या है, मैं तो सीधा स्टडी मटेरियल भी ओपन करवा सकता था। लेकिन ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि इन सब चीजों के अंदर जब आपका दिमाग उलझेगा इन कॉम्प्लेक्शंस को सॉल्व करने के लिए, तभी आपका एक जो वैल्यू है वो जनरेट हो पाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपके ऊपर तो इंडेक्स की एप्लीकेबिलिटी आ गई, और जो नॉर्मल रूल्स है वो तो यही कहते हैं कि आपके वाई के ऊपर भी इंडेक्स लगने चाहिए। लेकिन कंपनीज एक्ट मना कर देगा यहाँ पर, वो लगा नहीं भैया, आरबीआई ने, मतलब कंपनीज एक्ट नहीं, आरबीआई जो है ना एनबीएफसी का करता था, कौन है? आरबीआई। आरबीआई ने डेफर कर रखा है ये काम, कि बोल रहा कि 18 के पहले तो कोई एनबीएफसी इंडेक्स लगा ही नहीं सकता। इसका मतलब देखो भैया, एक्स के ऊपर तो इंडेक्स लग जाएंगे। कब से लग जाएंगे? 17-18 से ही इंडेक्स लग जाएंगे, यानी 17-18 वाले फाइनेंशियल ईयर से इंडेक्स लग जाएंगे फेज 2 में। लेकिन ये जो अनलिस्टेड एनबीएफसी है भाई, इसके ऊपर इंडेक्स नहीं लगेंगे, यानी ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से ही अपने अकाउंट्स बनाएगा। बात नंबर 1 समझ में आई क्या? क्या बताया मैंने? 17-18 से इंडेक्स लगेंगे एक्स के ऊपर, लेकिन नहीं लगेंगे, लग जाते अगर ये वाई साधारण कंपनी होता, पर ये एनबीएफसी है। तो अब ये एनबीएफसी है तो इसके ऊपर अब इंडेक्स नहीं लगेंगे, इसके ऊपर इंडेक्स नहीं लगेंगे भाई जी। समझ में आएगी आपको बात या नहीं आई? चलो अच्छा, अगर ये नहीं लगेंगे इसके ऊपर इंडेक्स, तो इसको कैसे फिर अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे? वही पुराने वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से। अब आप सोचिए, अब इश्यू आएगा एक और भी जोरदार इश्यू आने वाला है। अब जब हम कंसोलिडेशन करेंगे, कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है? x प्लस वाई इक्वल्स टू कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पेरेंट कंपनी। पेरेंट कंपनी कौन है? पेरेंट वाई है ना इसमें। अब आप एक बात बताओ, x तो अपने अकाउंट बना रहा है इंडेस से, अब y अकाउंट बना रहा है किससे? एएस से। अब सीएफएस कैसे बनेंगे? सीएफएस पेरेंट की अकाउंटिंग पॉलिसी से बनते हैं, यानी जो सबसे बड़ा कंपनी है ना ग्रुप में, उसकी अकाउंटिंग पॉलिसी लगती है। तो सीएफएस तो बनेंगे एएस के हिसाब से। अब बताओ, इंड एएस और एएस का कंसोलिडेशन तो कैसे हो सकता है? ये तो बात कुछ जमी नहीं। इसलिए यहाँ पे कंपनीज एक्ट ने ये जो अपना आईटीएफजी जो है, इंड एएस ट्रांजिशन फैसिलिटेशन ग्रुप, इसके बुलेटिन में ये बात बताई गई कि भाई आपको क्या करना है कि जो आदमी इंडेक्स लगा रहा है ना, उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से भी अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे और अपने मालिक को भिजवाने पड़ेंगे फॉर कंसोलिडेशन। आई बात समझ में? यानी जो कंपनी के ऊपर इंडेक्स लग रहे हैं, वो कंपनी इंडेक्स से अकाउंट्स तो बनाएगी ही, क्योंकि उसके ऊपर तो एप्लीकेबिलिटी है, स्टैट्यूटरी एप्लीकेबिलिटी, तो पीछे तो हट नहीं सकता। अब उसको क्या करना पड़ेगा? डबल डबल तरीके से अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, इंडेक्स के हिसाब से क्योंकि स्टैट्यूटरी एप्लीकेबिलिटी आ गई मुझके ऊपर, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से क्योंकि जो मेरा मालिक है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही समझता है, अभी इंडेक्स नहीं समझ पा रहा बिकॉज उसके ऊपर स्टैट्यूटरी एप्लीकेबिलिटी नहीं आई है। आई होप ऑल दिस थिंग्स आर क्लियर।
ठीक है, तो एक बार इसका कंक्लूजन देखिए, पढ़ लेते हैं अपन क्या कहते हैं। देखो अकॉर्डिंग, देखो स्टार्टिंग में आपको अपने आंसर्स ऐसे लिखने हैं। देखो यहाँ पे अभी इतना बड़ा आंसर लिखा है क्या सर, अपने हमारे एग्जाम में ऐसे आएंगे क्वेश्चन? देखो आए तो ऐसे ही आंसर लिखना है। अगर मान लो, हालांकि मई 18 से अपना न्यू सिलेबस स्टार्ट हुआ है, मई 18 से लेके अब तक जितने भी एग्जाम हो गए हैं वहां पर एक क्वेश्चन एप्लीकेबिलिटी से नहीं आया है, लेकिन स्टिल भाई ये सारी चीजें अपने करिकुलम का पार्ट है, तो हम तो कर तो चलना है अपने को, है ना, हम किसी चीज को स्किप तो कर नहीं सकते। सो कंसिडरिंग दैट पर्टिकुलर थिंग, आपको प्रोविजन तो सबसे पहले लिखना ही है। प्रोविजन क्या होंगे? वही सारे अपने प्रोविजन, इंड एस के फेज कौन कौन से हैं, एप्लीकेबल किसके ऊपर होता है, एप्लीकेबल किसके ऊपर नहीं होता है, अगर एनबीएफसी है तो एनबीएफसी का फेज क्या है, कब से एप्लीकेबल होगा, ये सारे प्रोविजन लिखने के बाद में आपको क्या बताना है? अपना एनालिसिस बताना है, ये जो अपन शॉर्ट में कर रहे हैं ना यहाँ पे, और फिर वो एनालिसिस बताने के बाद में आपको अपना कंक्लूजन देना है। ठीक है, so accordingly in the given case company Y NBFC shall apply Ind AS from 1st April 19, ठीक है। now company X shall apply Ind AS in its individual financial statements, एक सेकंड, तो देखो एनबीएफसी ये 285 करोड़ वाला है ना, तो 285 करोड़ वाला एनबीएफसी है, दैट मींस ये फेज 2 में कवर होगा। एनबीएफसी का फेज 2 जो कि कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल 19 से। एनबीएफसी का फेज 1 कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल 2018 से। अगर 500 करोड़ वाला एनबीएफसी होता ना, 500 करोड़ वाला, तब 1 अप्रैल 18 से लग जाता, लेकिन ये तो कौन सा है? 285 करोड़ वाला एनबीएफसी है, तो इसको तो 1 अप्रैल 19 से इंडेक्स लगेंगे। वैसा ही इसने यहाँ पे लिख दिया, देखिए कि एनबीएफसी के ऊपर स्टैंडर्ड लगेंगे 1 अप्रैल 19, उसके पहले इंडेक्स नहीं लगाया जा सकता, उसके पहले इंडेक्स लगाया ही नहीं जा सकता। ठीक है, अच्छा है ना। सो नाउ कंपनी एक्स जो है उसको तो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर इंडेक्स लगाना है, कब से लगाना है? 17-18 से ही लगाना है। ओके, नाउ एंड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 17-18 एंड 18-19 कंपनी एक्स शैल आल्सो प्रिपेयर इट्स इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज द कंपनीज ओल्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल 2006 वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से इसको अपना एक सेट और बनाना पड़ेगा। कौन सा वाला? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला। यही डिस्कस किया था अपन ने, टू फैसिलिटेट द प्रिपरेशन ऑफ सीएफएस बाय द पेरेंट कंपनी। आ रही बात समझ में आप सब लोगों को? ये सारी दिक्कतें ना, ये सारी दिक्कतें इंडस्ट्रीज को आई थी, फिर इंडस्ट्रीज ने इन सारी दिक्कतों को ऑफिशियली टाइप किया, राइट किया, ठीक है, फिर बाद में किसको हैंड ओवर किया? इंस्टीट्यूट को, और इंस्टीट्यूट ने इन सब चीजों का सॉल्यूशन बताया। इसका मतलब एक्ट तो हमने भी पढ़ लिया है, प्रोविजन तो हमने भी पढ़ लिए हैं, देन प्रोविजन पढ़ने के बाद में भी जब ये दिक्कतें आती हैं, तो क्या ये दिक्कतें आप बिना कुछ चीजों का सपोर्ट किए हुए अगर आप इन सब चीजों का आंसर दे पा रहे हो, तो इन सब चीजों को कहते हैं इंटरप्रिटेशंस निकालना, ग्रे एरिया पे अपना ओपिनियन फॉर्म करना। वही काम ये आईटीएफजी जो है वो करता है। यानी जहां पे प्रोविजंस एकदम क्लियरली नहीं लिखे हुए होते, तो हम किस प्रकार से उस चीज का सॉल्यूशन निकालें ताकि हर चीज की एप्लीकेबिलिटी को हम प्रायोरिटी दे सके। ठीक है, इसके बाद में आता है एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंड एस सेक्शन 8 कंपनीज। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक बात बता देता हूं, इंड एस का एप्लीकेबिलिटी फॉर सेक्शन 8 कंपनीज। सीए फाइनल जो ओल्ड कोर्स था वहां पे ऑडिट में एक बार ये इस चीज के ऊपर क्वेश्चन आया था। एफआर में तो मैंने आपको बताया अभी तक कोई क्वेश्चन आया नहीं है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में। ऑडिट में सेक्शन 8 कंपनीज के ऊपर क्वेश्चन आ गया था कि भाई मेरी सेक्शन 8 कंपनीज है। अब सेक्शन 8 कंपनीज का क्या है? प्रॉफिट मोटिव तो होता नहीं है। अब प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, इसलिए सेक्शन 8 कंपनीज के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनका ये कहना है कि सिंस हमारा कोई प्रॉफिट मोटिव तो है नहीं, तो हम अपने अकाउंट्स कैसे बनाना चाहते हैं? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाना चाहते हैं। कैसे बनाना चाहते हैं? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो क्या हम बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। फिर कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कहना है कि हमारा प्रॉफिट मोटिव है नहीं, ठीक है, लेकिन हम इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से अकाउंट्स नहीं बनाएंगे, इवन दो हमारा नेटवर्थ क्या है? 600 करोड़ है, 700 करोड़ है, मतलब थ्रेशोल्ड मीट कर रहा है। ऑल एंड ऑल मेरे कहने का जो तात्पर्य है, जो मीनिंग है, वो ये है, क्या सेक्शन 8 कंपनीज के ऊपर इंड एस लगेंगे क्या? तो सीधा आंसर आपका क्या होना चाहिए? हाँ या ना में बताइए आप मुझे कि आप सेक्शन 8 कंपनीज के सीएफओ हैं, आपका कंपनी चैरिटेबल एक्टिविटीज करता है, आपका कंपनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो क्या आपके कंपनी के ऊपर इंड एस की एप्लीकेबिलिटी आएगी क्या? ठीक है, तो देखो इस सवाल का जवाब तो थ्रेशोल्ड दे पाएगा, या तो मान लो आप आपका कंपनी या तो लिस्टेड कंपनी है, राइट, तो लिस्टेड होगा तो या तो लिस्टिंग क्राइटेरिया का आंसर दे पाएगा। अगर आपका कंपनी लिस्टेड नहीं है तो आपके कंपनी के थ्रेशोल्ड बता पाएंगे कि आपके ऊपर इंडेक्स लगेंगे कि नहीं लगेंगे। क्या हमने अभी तक के डिस्कशन में कभी भी ऐसा डिस्कशन किया
कि हमने किसी कंपनी को एग्जेम्प्ट किया है इंड एस की एप्लीकेबिलिटी से, भले ही चाहे उसका ऑब्जेक्टिव नॉन प्रॉफिट ही क्यों ना हो, चैरिटेबल ही क्यों ना हो, ठीक है। इसका मतलब अगर कंपनी के ऊपर इंड एस लगने वाले हैं तो ये तो लगेंगे ही, इररेस्पेक्टिव ऑफ सेक्शन 8 है या 9 है, उससे क्या ही फर्क पड़ता है अपने को। समझ पा रहे हो बात आप लोग? इसका मतलब इंड एस की एप्लीकेबिलिटी थ्रेशोल्ड क्राइटेरिया के हिसाब से डिसाइड की जाएगी, आपके कंपनी के बिजनेस करने के तौर तरीके पर नहीं। तो ऑडिट में ये क्वेश्चन आया, ऑडिट में क्वेश्चन में उलझा दिया आप लोगों को कि भाई ये कंपनी का जो नेटवर्थ है वो नेटवर्थ तो क्या है, इतना इतना है, ठीक है, लेकिन इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कहना है कि ये कंपनी कोई भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी नहीं करती है, ये कंपनी कोई भी चैरिटी अपना प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटीज नहीं करती है, तो क्या इस कंपनी के ऊपर इंडेक्स लगाने जरूरी है? हम क्या पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से काम नहीं चला सकते? समझ पा रहे हो बात आप लोग? तो भाई आंसर ये है कि सेक्शन 8 कंपनीज को कोई स्पेसिफिक नो स्पेसिफिक एग्जेम्पशन ग्रांटेड। समझ पा रहे हैं बात आप लोग? नो स्पेसिफिक एग्जेम्पशन ग्रांटेड, इसका मतलब इन्हें कोई एग्जम्पशन नहीं दी हुई है। तो थ्रेशोल्ड चेक कीजिए, अगर थ्रेशोल्ड में इनकी एप्लीकेबिलिटी आ रही होगी इसका मतलब क्या होगा, इनके ऊपर इंड एस लग जाएंगे। तो कहता है देखो, एक्स लिमिटेड इज बीइंग कवर्ड अंडर फेज 1 ऑफ इंड एस एंड नीड्स टू अप्लाई इंड एस फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 16-17. Okay, company Y, which is an associate company of company X, is a charitable organization and registered under section 8 of the Companies Act 30. Okay, whether company Y is required to comply with Ind AS from financial year 16-17. अब आप सोच के बताओ जरा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। इशू 6 हम जो डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, कंपनी X किस में कवर है? फेज 1 में कवर है। फेज 1 का मतलब क्या हो गया? 16 and 17. ओके, इसको इंडेक्स तो लगाने हैं। कंपनी Y विच इज एन एसोसिएट कंपनी ऑफ X, ये कंपनी Y है और ये एसोसिएट है। और आप ये बात तो जानते हैं कि अगर आपके ऊपर इंडेक्स लग गए तो आपकी होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट और जेवी, इन सब के ऊपर भी इंडेक्स लग जाएंगे। इसका मतलब Y अपने रोड मैप के हिसाब से तो आ चुका है, इंडेक्स की चपेट में आ गया ये। समझ पा रहे हो बात आप लोग? यानी इसके ऊपर भी इंडेक्स लगेंगे। आ रही ना बात समझ में? तो भाई इंडेक्स की चपेट में आने से वाई के ऊपर इंडेक्स लग गए। अब वाई बेचारा क्या है, देखिए क्या कहता है, कंपनी वाई विच इज एन एसोसिएट कंपनी ऑफ एक्स एंड इज अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। वाई बोलता भाई मैं तो चैरिटेबल एक्टिविटीज करता हूं, मेरा तो कोई काम प्रॉफिटेबल है ही नहीं। ओके, और सेक्शन 8 में भी मैं रजिस्टर्ड हूं, मैंने सेक्शन 8 में भी लाइसेंस ले रखा है। तो क्या मुझे वाई को इंडेक्स लगाने पड़ेंगे क्या? अपना रोड मैप तो क्लियरली आंसर इसका दे देता है भैया, एक्स इज अ कंपनी हु इज अप्लाइंग इंड एस इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो एक्स का जेवी, एक्स का होल्डिंग, एक्स का सब्सिडरी और एक्स का एसोसिएट, इसके ऊपर भी इंड एस की एप्लीकेबिलिटी बिल्कुल बिल्कुल आ जाएगी। आर वी क्लियर अबाउट दैट? अरे यस और नो तो बोलो। बोल दिया सर, आपको नहीं सुनेगा। इशू 7, ठीक है, इशू 7 में आते हैं अपन लोग। इशू 7 के बारे में क्या कहता है देखो, अ कंपनी कवर्ड अंडर फेज 1 हैविंग नेटवर्थ ऑफ 600 crores decides to give comparative for financial year 15-16 and 14-15. What should be the date of transition in this case? Okay, पता है ये फेज 1 कब से एप्लीकेबल होता है? 16 and 17 से। कब से एप्लीकेबल होता है? 16-17 से। क्वेश्चन किसका है? डेट ऑफ ट्रांजिशन का। डेट ऑफ ट्रांजिशन 16-17 से जो कंपनी इंडेस में, इंडेस के एम्बिट में आती है, उसका डेट ऑफ ट्रांजिशन क्या होगा? हमने आज ही सीखा है आज की क्लास में, 31 मार्च 17 फर्स्ट बैलेंस शीट, कंपैरेटिव 31 मार्च 16, राइट, ओपनिंग 1 अप्रैल 15, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, ओपनिंग बैलेंस शीट, तीनों के तीनों कैसे होगी? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से होगी। हाँ जी बिल्कुल, तीनों ही बैलेंस शीट इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये ट्रिपल कॉलम बैलेंस शीट ही बनती है। पीएनएल और कैश फ्लो कभी भी ट्रिपल कॉलम नहीं बनेंगे, यानी वो तो करंट ईयर और प्रीवियस ईयर बनेंगे हमेशा, ठीक है ना। बैलेंस शीट ही एक ऐसी चीज है जो ट्रिपल कॉलम बनाई जाएगी ऑन द फर्स्ट ओकेजन। एक चीज और आएगी जहां पे भी अपन ट्रिपल कॉलम बैलेंस शीट बनाएंगे, लेकिन वो बात अभी यहां पर डिस्कस नहीं करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना समझिए, जब आप अपनी इंडेस पहली बार लगाते हैं तो आपको ट्रिपल कॉलम वाली बैलेंस शीट बनानी पड़ती है।
करंट ईयर, ठीक है, एक तो करंट ईयर हो गया, दूसरा प्रीवियस ईयर हो गया, और तीसरा क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस शीट, यानी पिछले साल का पहला दिन। आ रही बात समझ में? तो बताइए इसका डेट ऑफ ट्रांजिशन क्या है, 1 अप्रैल 15। डीओटी क्या होगा, 1 अप्रैल 15। और ये कहता है व्हाट शुड बी द डेट ऑफ ट्रांजिशन इन दैट केस। आपका डेट ऑफ ट्रांजिशन क्या होगा, तो बता दिया हमने, 1 अप्रैल 15 होगा, और क्या होगा, ठीक है। अब कंपनी क्या करना चाहता है कि decides to give comparative for financial year 15-16 and 14-15 also। ओहो, ये कहता भाई मैं तो इस चीज के लिए भी तैयार हूं, मैं तो 31 मार्च 17 को तो इंडिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने वाला ही हूं, मैं 16 भी कंपैरेटिव दे दूंगा आपको, और 16 के बाद में मैं आपको 15 भी कंपैरेटिव दे दूंगा। आरे के बाद नहीं समझ में आपको, 31 मार्च 17, इसका मैं 16 भी कंपैरेटिव दे दूंगा, ठीक है, और 14-15 का 15 भी मैं आपको कंपैरेटिव दे दूंगा। तो भैया देखो, मुझे 31 मार्च 17 करंट ईयर चाहिए, प्रीवियस ईयर चाहिए 31 मार्च 16, और बाद में मुझे सिर्फ ओपनिंग बैलेंस शीट चाहिए, मुझे कंपैरेटिव नहीं चाहिए। यहाँ पे समझ रहे हो ना बात, यानी अब इसके मन में जो आ जाएगा वो वैसा थोड़ी ना कर पाएगा। मैं तो सर कंपैरेटिव 15 के बाद में 14 भी दे सकता हूँ, 13 भी दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे कंपनी में IFRS पहले से ही लग रहे हैं, क्योंकि मेरा मदर कंपनी बाहर है इंडिया के, और उसके ऊपर IFRS लगते हैं। भाई तुम IFRS का नॉलेज रखते हो या नहीं रखते, तुम पहले से IFRS लगा रहे हो नहीं लगा रहे, इन सब चीजों से मतलब नहीं है। डेट ऑफ ट्रांजिशन का मतलब वही जो रूल है, और रूल क्या है, पिछले साल के कंपेरेटिव का पहला दिन। आ रही ना बात समझ में? तो देखिए ये कहता है इन द गिवन केस कंपनी इज रिक्वायर्ड टू मैंडेटरी अडॉप्ट इंड एएस फ्रॉम 1 अप्रैल 16, है ना, आपको 1 अप्रैल 16-17 यानी 17 कंपेरेटिव दे रहे हैं, 17 का 16 कंपेरेटिव दे रहे हैं, तो मतलब 16 से आपके ऊपर इंड एएस लग जाएंगे, एंड विद द कंपेरेटिव एज पर इंड एएस फॉर 15-16। कंपेरेटिव आपको क्या देना पड़ेगा, सिर्फ ये देना पड़ेगा 15-16, राइट। अकॉर्डिंगली द बिगिनिंग ऑफ द कंपेरेटिव पीरियड विल बी 1 अप्रैल 15, दैट इज 1 अप्रैल 15। ये अपना क्या होगा, विच विल बी कंसिडर्ड डीओटी, ये कंसिडर क्या माना जाएगा, date of transition as per Ind AS. So therefore the date of transition to Ind AS shall be ये। Now the company cannot have the date of transition at April 14। ये बोलता है कि मैं 1 साल और पीछे जाना चाहता हूं, मैं 13 में भी कर दूंगा, 12 में भी कर दूंगा, क्योंकि मुझे तो बहुत पहले से IFRS आता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। Are we clear about that? ठीक है, so can we proceed ahead? चलिए, तो आई होप ये जितने भी अपन ने कॉन्सेप्ट समझे हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। ओके, सो अब इशू नंबर 8 को देखते हैं अपने लोग, ठीक है। यहां पे इसका जो कॉन्सेप्ट है वो है चेंज इन स्टेटस ऑफ अ लिस्टेड कंपनी, ठीक है। ये भी एक बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम बनती है, जहां पर सपोज कीजिए कि आपका जो पर्टिकुलर कंपनी है वो किसी दिन पहले लिस्टेड कंपनी था वो, ठीक है। अब लिस्टेड कंपनी कब था, हो सकता है कि अपने को जो क्राइटेरिया चेक करना है वो उस दिन लिस्टेड कंपनी था, ठीक है। और मैंने आपको बताया था लिस्टिंग क्राइटेरिया अपने को कब चेक करना होता है, ड्यूरिंग द ईयर अपने को लिस्टिंग क्राइटेरिया जो है वो चेक करना होता है। तो अब ये जो लिस्टेड कंपनी है, ठीक है, ये बाद में डीलिस्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया था कि लिस्टेड, पहले कंपनी क्या है लिस्टेड, लेकिन बाद में वो क्या हो चुका है, डीलिस्ट हो चुका है। तो आपको ये लिस्टिंग वाला जो रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप ड्यूरिंग द ईयर चेक करना है। आपको ये क्या करना है, रिलेशनशिप ड्यूरिंग द ईयर चेक करना है। अगर ड्यूरिंग द ईयर आप लिस्टेड हैं, यानी आपको सपोज करो 31 मार्च को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं, राइट, लेकिन 31 मार्च को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं, तो आप मान लीजिए 31 मार्च को तो लिस्टेड नहीं है, लेकिन आप उस कंपनी को लिस्ट करा रखे हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, बट आपने 31 मार्च आते आते अपनी कंपनी को डीलिस्ट करा लिया। तो इररेस्पेक्टिव ऑफ दिस फैक्ट आपको क्या करना पड़ेगा, इंड एएस लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो लिस्टिंग का क्राइटेरिया है वो ड्यूरिंग द ईयर चेक किया जाता है, और टिल द ईयर एंड अपन इसको
देख के चलते हैं कि भाई कंपनी अपना लिस्टेड है या नहीं। तो बस इसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे ही अपना क्वेश्चन है। ये देखिए, एज ऑन मार्च 31, 2014 कंपनी ए इज अ लिस्टेड कंपनी। तो यहाँ पर 31 मार्च 2014 को ये कंपनी क्या है, लिस्टेड कंपनी है। मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया था कि लिस्टिंग वाला जो क्राइटेरिया है ये अपन 31 मार्च 14 को कभी टेस्ट नहीं करते। जो अपना डेटा दिया हुआ है, द गिवन डेटा इज ऑफ नो यूज बिकॉज दिस डेटा इज ऑन 31 मार्च 2014, जबकि 31 मार्च 14 को वो कंपनी लिस्टेड है या नहीं है उससे अपने को कोई लेन देन ही नहीं है ना। अपने को ये लिस्टिंग क्राइटेरिया कब से देखना है भाई, अपने को ये लिस्टिंग क्राइटेरिया देखना है 16-17 से, ठीक है, और 17-18 से। आ गई ना बात समझ में? क्या 16-17 के दौरान वो कंपनी लिस्टेड है या नहीं है, क्या वो 17-18 के दौरान लिस्टेड है या नहीं है? आ रही ना बात समझ में? आपको ये चेक करना है। तो 31 मार्च 14 को ये कंपनी लिस्टेड है, चलो ठीक है, मान ली इसकी बात। आगे देखते हैं क्या कहता है अपने को। फिर कहता है उसका नेटवर्थ कितना है, 50 करोड़। इसका जो नेटवर्थ है वो है 50 करोड़। एज ऑन 31 मार्च 15, 31 मार्च 15 द कंपनी इज नो मोर अ लिस्टेड कंपनी। अब ये कंपनी लिस्टेड नहीं है, दिस कंपनी इज नो मोर अ लिस्टेड कंपनी। इसका मतलब ये हो गया कि ये कंपनी लिस्टेड कंपनी अब नहीं रही है, इसने अपने आप को डिलिस्ट करा लिया है। कब? 31 मार्च 15 को, 31 मार्च 15 को। अगेन मैं कह रहा हूं आपको, इसका लिस्टिंग क्राइटेरिया कब से चेक करना है आपको। देखिए 16-17 में इंडेक्स लगाने हैं अगर पहले, तो आपको देखना पड़ेगा कि 16-17 के किसी भी दिन वो कंपनी लिस्टेड था या नहीं। अगेन इसका भी अपने कोई यूज नहीं है, राइट, नेटवर्क से अपने को लेन देन है ही नहीं। फिर कहता है वेदर कंपनी ए इज रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद इन डेज फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 17-18। अब ये कह रहा है कि क्या कंपनी को 17-18 से इंडेक्स लगाने पड़ेंगे क्या, ठीक है। इसने ऐसा नहीं पूछा क्या 16-17 से लगाने पड़ेगा। ये आपको उलझाना चाह रहा है कि आप ये 31 मार्च 14 को इस कंपनी को लिस्टेड देख रहे हैं, तो आपके दिमाग में ये बात आ जाए कहीं ना कहीं से कि भाई इसकी फर्स्ट एप्लीकेबिलिटी क्या होगी, 17-18 से होगी, क्योंकि इसकी नेटवर्थ क्या है, 50 करोड़, राइट। तो नेटवर्थ में तो ये आया नहीं, नेटवर्थ के क्राइटेरिया में तो आया नहीं, ये तो क्राइटेरिया किसके अंदर आया, लिस्टेड वाले क्राइटेरिया के अंदर आया। तो यानी कोई कंपनी अगर लिस्टेड कंपनी है तो उसका तो अप्लीकेबिलिटी जो फेज था वो तो फेज 2 है ना, एज पर अपना रोड मैप, मैंडेटरी रोड मैप क्या कहता है कि अगर कोई कंपनी लिस्टेड है रेस्पेक्टिव ऑफ नेटवर्क, उसके ऊपर फेज 2 में उसकी एप्लीकेबिलिटी आएगी, दैट इज 2017-18। और फेज 2 अगर मैं कह रहा हूं तो आई मीन कि मैंडेटरी फेज का फेज 2 है ना। तो कहने का मतलब आपसे ये पूछ रहा है कि 17-18 में इसको क्या इंड एएस लगाने चाहिए क्या। सो यहाँ पे आपका सीधा सीधा आंसर क्या होगा, नो, आप इंड एएस नहीं लगा पाएंगे। समझ पा रहे बात आप लोग? यहाँ पे आप इंड एएस इसलिए नहीं लगा पाएंगे, क्यों नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि ये कंपनी 2014 में लिस्टेड था, दैट इज नो यूज टू अस, एंड 31 मार्च 15 को ये डिलिस्ट हो गया, अपने को इसका भी कोई लेन देन नहीं है। 2017-18 के अंदर ना तो इसका नेटवर्थ, ठीक है, एंड 17-18 में इंडेक्स लगाने के लिए ना तो इसका नेटवर्थ का थ्रेशोल्ड मीट हो रहा है, ना ही लिस्टिंग वाला क्राइटेरिया मीट हो रहा है। आ रही बात समझ में? तो जो मैंने आपको बताया था ये उसी के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो बात दे रखी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप जरूर पढ़ें। देखिए क्या कहता है, इन व्यू ऑफ द अबव रिक्वायरमेंट्स इट मे बी नोटेड दैट इमीडिएटली बिफोर द मैंडेटरी एप्लीकेबिलिटी डेट इफ द थ्रेशोल्ड क्राइटेरिया फॉर अ कंपनी आर नॉट मेट। ओके, अगर मैंडेटरी डेट के पहले कंपनी का थ्रेशोल्ड क्राइटेरिया नहीं अप्लाई हो पाता है, देन इट शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद इंड एएस इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट एज ऑन मार्च 31, 14 द क्राइटेरिया वाज मेट। यानी 31 मार्च 14 को आप लिस्टेड हैं या नहीं, इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता है। 31 मार्च 14 को कोई भी क्राइटेरिया चेक करना ही नहीं है। मैंने आपको कहा था कि आपको इसका क्राइटेरिया चेक कब करना है, लिस्टिंग का क्राइटेरिया आपको कब चेक करना है, ड्यूरिंग द ईयर, बताया था ना, ड्यूरिंग द ईयर आपको ये चेक करना है। और जो ये नेटवर्थ का क्राइटेरिया है ना,
ये नेटवर्थ का क्राइटेरिया आप कब चेक करते हैं? 31 मार्च 14 नॉर्मल कंपनीज के लिए और अदर कंपनीज के लिए 31 मार्च 16। आई बात समझ में? तो आइए अब अपने करते हैं नेक्स्ट इश्यू अपना, दैट इज इश्यू नंबर 9। इश्यू 9 क्या कहता है? कंपनी एक्स जो कि एक लिस्टेड कंपनी है, उसका नेटवर्थ कितना है? 500 करोड़। ओके, सो ये कंपनी एक्स है, इसका जो नेटवर्थ है वो 500 करोड़ है और ये एक लिस्टेड कंपनी भी है। ओके, Hence required to comply with Ind AS from financial year 16-17 से इसको Ind AS लगाने पड़ेंगे। सही बात है, क्योंकि ये थ्रेशोल्ड मीट कर गया ना, तो थ्रेशोल्ड मीट कर गया तो इसको फाइनेंशियल ईयर 16-17 से Ind AS का कंप्लायंस करना पड़ेगा। ठीक है। कंपनी वाई अनलिस्टेड एंटिटी ऑन अ स्टैंड अलोन बेसिस, फिर ये कंपनी वाई है। ओके, ये अनलिस्टेड एंटिटी है और ऑन अ स्टैंड अलोन बेसिस इसका नेटवर्थ जो है वो 250 करोड़ से कम है। इसका जो नेटवर्थ है 250 करोड़ से कम है। ठीक है। एंड हेंस इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विथ इंड एस। अच्छा, कंपनी वाई जो है इसका नेटवर्थ 250 करोड़ से कम है तो इसको इंड एस से कंप्लायंस करना ही नहीं है, यानी इसके ऊपर इंड एस की एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी। ठीक है। फिर कहता है कंपनी वाई एक्वायर शेयर्स ऑफ कंपनी एक्स, लेकिन अब हुआ ये कि कंपनी वाई ने कंपनी एक्स के शेयर्स एक्वायर कर लिए। तो अब वाई तो हो गया होल्डिंग, एक्स हो गया सब्सिडरी, है कि नहीं? Whereby the company Y becomes the holding company of X, obviously, and where the company Y will be required to comply with Ind AS from financial year 16-17, given that it has now become a holding company of company X during financial year 16-17. तो देखो भाई, आपकी जो सब्सिडरी कंपनी है वो पहले से ही Ind AS लगा रही है। ठीक है, और आपने उस सब्सिडरी कंपनी को एक्वायर कर लिया, आ रही बात समझ में? तो अपना रूल क्या है रोड मैप वाला? अगर आपके ऊपर इंड एस लग रहे हैं तो आपकी होल्डिंग पर भी लगेंगे, आपकी सब्सिडरी पे भी लगेंगे, एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर पे भी लगेंगे। समझ में आई बात आपको? तो अगर उस रूल को आप रिकॉल कर पा रहे हैं तो आंसर आपके सामने है ऑब्वियसली। हाँ जी, देखिए वाई के इंडिविजुअल एनालिसिस से तो आंसर आ रहा है नो, बट ये होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होने की वजह से आपको वाई के ऊपर इंड एस लगाने पड़ जाएंगे बाय वर्च्यू ऑफ एच एंड एस रिलेशनशिप। समझ गए क्या आप लोग? क्लियर हुआ ये क्वेश्चन आपको? ठीक है। सो इन द गिवन केस कंपनी X is required to adopt Ind AS from financial year 16-17 since net worth of the company X is more than 500 crore. Company Y has acquired share of company X, resulting in company Y becoming holding company of X during the financial year 16-17. Accordingly, company Y will prepare Ind AS for the financial year 16-17. राइट? आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर क्या करना है? सबसे पहले आपको वही आपके रूल्स बताने हैं, उनको एक्सप्लेन करना है और लास्ट में आपको क्या करना है? अपना कंक्लूजन रखना है। यानी आपके आंसर्स जो होंगे वो क्या होंगे? सबसे पहले प्रोविजन, आप अपने प्रोविजन को एक्सप्लेन करो, आपको जो एनालिसिस बताना है आप वो एनालिसिस बताइए और बाद में आप अपना कंक्लूजन बताइए। तो अगर आप ऐसे स्टेप में अपना आंसर देंगे, ठीक है, मतलब अपने आंसर्स को डायरेक्टली थ्रो नहीं करना एग्जामिनर के फेस पे कि इसके ऊपर इंड एस लगेगा या नहीं लगेगा। आप अपने अपने आंसर का क्या कीजिए, एक फ्लो बनाइए जिसमें आप अपने आंसर को एक प्रोफेशनल तरीके से ड्राफ्ट कर पाए, और आप जितना अच्छे से ड्राफ्ट करेंगे अपने आंसर को आपको उतने अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया अपना इशू नंबर 9। चलिए नेक्स्ट इश्यू में आते हैं, इश्यू नंबर 10।
Okay, now company X on a standalone basis has a net worth of above 500 crore. तो यहाँ पे अपन लिखते हैं X का जो नेटवर्थ है वो 500 करोड़ से ज्यादा है. ओके, ठीक है. And hence required to comply with Ind AS from financial year 16-17. ओके, इसको 16-17 से Ind AS लगाने हैं, बिल्कुल लगाएगा. कंपनी Y लिस्टेड एंटिटी on a standalone basis इसका नेटवर्थ है 250 करोड़ बट बिलो 500 करोड़ एंड therefore required to comply with Ind AS from financial year 17-18. नाउ अब बात करते हैं अपन कंपनी Y की, जिसका जो नेटवर्थ है 250 करोड़ से ज्यादा है. ओके, इसका नेटवर्थ क्या है? 250 करोड़ से ज्यादा है. एक लिस्टेड कंपनी भी है, लिस्टेड कंपनी भी है. तो अब ये कह रहा है, देखो आपको पता हो, अगर खाली मैं आपको ये इंडिविजुअल ये वाला क्वेश्चन पूछूं कि कंपनी वाई जो है वो एक लिस्टेड कंपनी होने के नाते उसका जो नेटवर्थ है 250 करोड़ के ऊपर है, लेकिन 500 करोड़ के तो ऊपर नहीं है ना. इसका मतलब इसके ऊपर इसकी जो एप्लीकेबिलिटी आएगी वो आएगी 2017-18 में. एम आई राइट? इजंट इट? 17-18 में आएगी ना. वैसा इसने लिख भी दिया है कि 17-18 में इसकी एप्लीकेबिलिटी आएगी. अब कहता है कंपनी एक्स एक्वायर शेयर्स ऑफ कंपनी वाई. अब कंपनी एक्स ने इस बार वाई के शेयर्स एक्वायर कर लिए भैया. शेयर्स एक्वायर्ड है ना. इससे क्या हुआ? रिजल्टिंग इन कंपनी वाई बिकमिंग एन एसोसिएट ऑफ कंपनी एक्स. मतलब शेयर जो एक्वायर किए उससे रिलेशनशिप क्या आया? एसोसिएट का रिलेशनशिप आया. मतलब मैंने ज्यादा शेयर्स नहीं खरीदे होंगे, है ना. 20%, 25%, 30%, मतलब इस तरीके से शेयर खरीदे कि मेरा कंट्रोल नहीं आया किसके ऊपर? वाई के ऊपर. जबकि मेरा क्या आ गया? एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आ गया. तो सिंस मेरा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आ गया तो ये मेरा क्या हो गया? एसोसिएट हो गया, है ना. तो अब ये क्या कह रहा है? अक्टूबर में एसोसिएट कब हुआ? ये मेरा अक्टूबर में एसोसिएट बन गया, यानी मैंने शेयर्स एक्वायर कर लिए अक्टूबर के अंदर. ठीक है. और कब? 31 अक्टूबर को. अक्टूबर का महीना पूरा खत्म हो चुका था. बट बिफोर अप्रूवल ऑफ द रिजल्ट्स फॉर द क्वार्टर एंडेड सितंबर 16. अच्छा, ये बात भी है कि आपने इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का कॉन्सेप्ट सुना होगा. ठीक है. अगर नहीं सुना होगा तो उसके ऊपर अपना डेडिकेटेड स्टैंडर्ड है, वहां पे तो अपन इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. पर शॉर्ट में बता देता हूं, पूरे फाइनेंशियल ईयर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपन एक साथ बनाते हैं, पर कई बार अपने को क्या होता है कि अपने क्वार्टरली स्टेटमेंट बनाने पड़ते हैं. क्वार्टर 1 का, क्वार्टर 2 का, क्वार्टर 3 का और लास्ट में क्वार्टर 4. यानी अपने को हर 3-3 महीने से अपने रिजल्ट्स जो हैं वो मतलब अपने को स्टेक होल्डर को इंटीमेट करने पड़ते हैं. ऐसा रिक्वायरमेंट सिर्फ लिस्टेड कंपनीज के लिए है, बाकी कंपनी को ये नहीं करना पड़ता कि हर 3-3 महीने से वो अपने कंडेंस सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं एक तरीके से, ताकि उनकी रिपोर्टिंग होती रहे. तो ऐसी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को अपन क्या कहते हैं? इंटरिम. और सालाना जो अपनी रिपोर्टिंग होती है वो तो क्या है? फाइनल है. ठीक है. तो फाइनल रिपोर्टिंग जो है वो होती है साल खत्म होने के बाद में, लेकिन साल के बीच में हम जो क्वार्टर वाइज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते हैं दैट इज इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. ठीक है. तो उसके लिए अपन इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं. अब ये कह रहा है कि 31 अक्टूबर को हमने क्या किया है? शेयर्स खरीद लिए हैं. और जो अपना सितंबर क्वार्टर है, जो लास्ट वाला जो क्वार्टर है, जुलाई अगस्त सितंबर का जो क्वार्टर होता है अपना, ये जस्ट खत्म हुआ है अभी. ठीक है. और जुलाई अगस्त सितंबर क्वार्टर के इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी फाइनल नहीं हुए हैं. ठीक है ना. इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी साइन नहीं हुए हैं, अप्रूव नहीं हुए हैं. अप्रूव होने के पहले ही आपने 31 अक्टूबर को क्या किया? शेयर्स एक्वायर कर लिए. शेयर्स एक्वायर कर लिए. आई बात समझ में? ठीक है. अब कहता है whether company Y will be required to comply with Ind AS from financial year 16-17. क्या Y को Ind AS 17-18 की बजाय 16-17 से लगाने पड़ेंगे?
ठीक है, और इट विल कंप्लाई फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 17-18, या उसे 17-18 से ही लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इफ द रिस्पॉन्स इज दैट कंप्लायंस इज फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 16-17, यदि अगर आपका रेस्पॉन्स ये आता है कि इंड एस 16-17 से लगाने पड़ेंगे, तो वुड द फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ कंपनी वाई फॉर द क्वार्टर एंडेड September 30, 16 बी प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विथ इंड एस। कहने का मतलब ये कि अभी जो आपका ये जो क्वार्टर अभी जस्ट खत्म हुआ है, ये वाला क्वार्टर, क्या इस क्वार्टर के रिजल्ट को हमें, क्योंकि ये तो हमने बना लिया ना, इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बना चुके हैं। ठीक है, अगर आपका आंसर ये है कि नहीं सर 17-18 नहीं, बल्कि y को भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट 16-17 से ही इंड एस में बनाने पड़ेंगे, तो आपका अगर आंसर ये आता है तो आपको ये बताना है यहां पर कि ये जो क्वार्टर 2 आपने ऑलरेडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दिए हैं, क्या ये क्वार्टर 2 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आपको रीट्रांसलेट कर कर इंड एस में कन्वर्ट करना पड़ेगा या नहीं। तो अपन क्या करते हैं ना, इसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप आंसर देते हैं। देखिए, एक्स और वाई, जब तक ये अलग अलग कंपनी है तो वाई पर एप्लीकेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ तब आ सकती है जब वाई एक लिस्टेड कंपनी है, उसका नेटवर्क थ्रेशोल्ड उसके हिसाब से है, और इसके हिसाब से इसका जो एप्लीकेबिलिटी डेट है वो 17-18 में फॉल हो रहा है, ये हमने एनालाइज कर लिया। ठीक बात है, लेकिन सिंस एक्स ने क्या कर दिया, वाई में इन्वेस्ट कर दिया, एक्स ने वाई में पैसा लगा दिया, तो वाई क्या हो गया, सब्सिडरी हो गया, किसका, होल्डिंग का। तो अगर होल्डिंग कंपनी के ऊपर इंड एस 16-17 से लग रहे हैं, तो 16-17 से ही इंड एस सब्सिडरी पे भी लग जाएंगे, क्योंकि अगर मेरे ऊपर इंड एस लग गए तो मेरी सब्सिडरी के ऊपर भी इंड एस लग जाएंगे। इसका मतलब अपना आंसर तो होगा 16-17। हाँ जी, अपना आंसर क्या है, 16-17 ही है, यानी हमारे ऊपर इंड एस कब से लगेंगे, 16-17 से ही लगेंगे। तो देखिए, ये देखो क्या कहता है, in accordance with the above it may be noted that the holding subsidiary and JV associate of companies falling under any of the thresholds specified in rule 412 are required to comply with Ind AS for financial year 16-17 और 17-18 as the case may be। ठीक है ना, तो आपको Ind AS वैसे लगाने पड़ेंगे। In the given case company X is required to adopt Ind AS from the financial year 16-17, यानी ये जो कंपनी X है इसको तो 16-17 से तो Ind AS लगाना ही है। Okay, since net worth of company Y is company X is more than 500 crore, now company X has acquired share of company Y, resulting in company Y becoming an associate of company X during the financial year 16-17. Accordingly, company Y will prepare Ind AS financial statement for the year ending 31st March 17। तो क्या जैसा मैंने एक्सप्लेन किया वही बातें यहाँ पे लिख रखी है, बराबर ना। यानी कहने का मतलब इस y को भी 16-17 से ही इंड एस बनाने पड़ेंगे। अब ये इंतजार नहीं करेगा कि भाई इसका तो मैंडेटरी फेज 17-18 में आता है, क्योंकि मालिक के ऊपर इंड एस लग गया तो मेरे ऊपर भी इंड एस लग जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन क्या था इसका, क्वार्टरली रिजल्ट्स। एज फार एज द क्वार्टरली रिजल्ट्स आर कंसर्न्ड, सिंस कंपनी Y हैज बिकम एन एसोसिएट एज ऑन October 31st, 2016, company Y will prepare Ind AS financial statement from the quarter ending December 16 onwards। देखिए भैया, अक्टूबर में हमने शेयर एक्वायर किया ना, कहां पे एक्वायर किया है, शेयर हमने एक्वायर किया है अक्टूबर में। तो इसके बाद में जो भी अपना ये क्वार्टर आएगा, राइट, इस क्वार्टर के रिजल्ट्स ये जो लास्ट क्वार्टर आएगा ना अपना, क्वार्टर 3 से क्वार्टर 4 तक अपना पूरा वाला, जैन फेब मार्च, राइट, सॉरी अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जैन फेब मार्च नहीं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो ये जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये क्वार्टर आएगा ना अपना, इस क्वार्टर के रिजल्ट इंड एस के हिसाब से निकलेंगे। इस क्वार्टर के रिजल्ट कैसे निकलेंगे, इंड एस के हिसाब से निकलेंगे। आ रही बात समझ में। क्वार्टर 4 होगा अपना जैन फेब मार्च। ये ड्राइंग थोड़ी सी गलत बन गई थी, ठीक है ना। क्वार्टर 4 अपना जैन फेब मार्च है, क्वार्टर 3 अपना अक्टूबर नवंबर दिसंबर है। ओके, तो ऐसे करके ये क्वार्टर है अपने,
ठीक है, तो आई होप आपको ये डेट्स वगैरह समझ में आ गए हो कि क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4। क्वार्टर 3 में हमने शेयर्स एक्वायर कर लिए, बट क्वार्टर 2 के अकाउंट्स फाइनलाइज नहीं हुए हैं। तो जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपके अकाउंट्स अभी फाइनलाइज नहीं हुए, राइट। मतलब अगर ये क्वार्टर है, इस क्वार्टर के अकाउंट्स फाइनलाइज आपके यहां होते हैं, है ना, इस पर्टिकुलर डेट को। तो अगर आपने यहां पे कोई शेयर्स एक्वायर किया, होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट जेवी का रिलेशनशिप यहां पे अगर आपने एस्टेब्लिश किया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये पिछले वाले जो रिजल्ट्स हैं, ये पिछले रिजल्ट्स को क्या करना पड़ेगा, रिट्रांसलेट करना पड़ेगा। इसका मतलब इसको रिट्रांसलेट करना नहीं पड़ेगा भाई, कि पिछले क्वार्टर के रिजल्ट्स को इंड एस में हम रिट्रांसलेट नहीं करेंगे। इसका मतलब जिस क्वार्टर में हमने शेयर्स एक्वायर किए हैं, होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट जेवी, जिस क्वार्टर में हम बने हैं, तो उस क्वार्टर के आगामी यानी सब्सिक्वेंट रिजल्ट्स इंड एस में बनेंगे। यानी ये वाले क्वार्टर, इस क्वार्टर का एंड जब भी होगा, भले चाहे यहां हो या आगे तक जाए, इस क्वार्टर के रिजल्ट्स बनेंगे किसके अंदर, इंड एस में बनेंगे। तो इसका जो रूल हुआ, राइट, रटने के लिए समझ लो, बाकी समझने के लिए आपने समझ लिया है कि अगर आपने मिड ईयर में एक्विजिशन किया है तो आपके ऊपर इंड एस तो लगेंगे, लेकिन अगर आप फाइनल रिपोर्टिंग की बात नहीं कर रहे, इंटरिम रिपोर्टिंग की बात कर रहे हो, तो ये इंटरिम रिपोर्टिंग में आपके ऊपर इंड एस तब से लगेंगे जब से आपने क्या कर लिया है, शेयर्स एक्वायर कर लिया है। और जिस महीने में आपने शेयर एक्वायर किया है, देखिए वो महीना किस क्वार्टर में आता है, उस क्वार्टर से इंड एस लगेंगे। चाहे अब आपके पिछले क्वार्टर के अकाउंट्स अभी फाइनल हुए हो ना हुए हो, साइन उनके ऊपर हुआ हो ना हुआ हो, इससे कोई मैटर नहीं रखता, राइट। इन सब चीजों का कोई भी अपने को जिक्र नहीं चाहिए। आई बात समझ में आप सब लोगों को? ठीक है, तो अब आते हैं अपन लोग इश्यू 11 में। तो देखिए इश्यू 11 में क्या है, कंपनी ए इज अ कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी हैविंग नेटवर्थ मोर देन 500 करोड़। ओके, CIC ये है कंपनी ए, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है, इसका नेटवर्थ है 500 करोड़ से ज्यादा। During the year 14-15, the RBI had exempted company A from certain regulation directions governing CIC in India. तो भैया RBI ने क्या कर रखा है, इसको कुछ पर्टिकुलर चीजों से एग्जेम्प्ट कर रखा है। Whether company A exempted CIC will be regarded as NBFC for the purpose of applicability of Ind AS। देखो RBI ने कहा कि हम तुम्हें, RBI क्या कहता है, किसको, CIC को, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी को, हम तुम्हें क्या नहीं मानेंगे, NBFC नहीं मानेंगे हमारी परिभाषा के अनुसार, और एग्जेम्प्ट कर दिया। तो इंड एस की एप्लीकेबिलिटी के लिए क्या ये एनबीएफसी मानी जाएगी? हमने अभी आज ही डिस्कस किया ना, बिल्कुल मानी जाएगी, क्योंकि इंड एस की एप्लीकेबिलिटी के लिए एनबीएफसी ही होगी, क्योंकि ये बेसिकली काम किसका कर रही है, एनबीएफसी का ही काम कर रही है, राइट। टेक्निकली आरबीआई के हिसाब से ये एनबीएफसी के लाइसेंस से एग्जेम्प्ट है, लेकिन काम ये वही कर रही है, इसलिए इंड एस इसके ऊपर जो लगेंगे वो एनबीएफसी के फ्रेमवर्क से ही लगेंगे, भले ही चाहिए आरबीआई ने इसको क्या कर रखा हो, एग्जेम्प्ट कर रखा हो, राइट। तो ये पैराग्राफ आप पढ़ेंगे तो इसका कंक्लूजन आपको मिल जाएगा, राइट। तो आपको क्या करना है, ये जब क्लास अपनी पूरी हो जाए तब आपको ये जो अपना एजुकेशन मटेरियल है, ठीक है, वैसे तो अपन सारे ही क्वेश्चन करने वाले हैं, अपन छोड़ेंगे किसी भी क्वेश्चन को नहीं, राइट। फिर भी आप ये सारे क्वेश्चंस को घर पे एक बार रिवाइज करें, इनकी लैंग्वेज को पढ़ें, ताकि आपकी जो ड्राफ्टिंग की स्टाइल है वो अच्छी हो, और जितनी आपकी ड्राफ्टिंग अच्छी होगी आपके उतने ही नंबर्स अच्छे आएंगे, राइट। सो टेक्निकल नॉलेज हमने प्रोविजन के माध्यम से सीख लिया, हमने प्रोविजन को क्वेश्चन में अप्लाई करना सीख लिया। अब रही बात प्रैक्टिस की, तो प्रैक्टिस का काम सिर्फ आपका है, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतने ही परफेक्ट होते जाएंगे, ठीक है ना। नाउ कमिंग टू इश्यू नंबर 12। इश्यू नंबर 12 अपने को क्या कहता है, इश्यू 12 कहता है भाई कि वैसे कॉन्सेप्ट क्या है इसका, डेट ऑफ ट्रांजिशन इन केस ऑफ अ कंपनी इज ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर IFRS। तो मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कल भी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगाता था इंड एस लगने के पहले, तो वो दो प्रकार से अकाउंटिंग करता था, एक तो एएस वाली भी और
दूसरी IFRS वाली क्यों? क्योंकि उसका जो यूनिलीवर जो मदर कंपनी है, ठीक है, कि यूनिलीवर कंपनी के ऊपर IFRS लगते थे। अब IFRS इसके ऊपर लगते थे तो यूनिलीवर को क्या करना होता था? HUL को कंसोलिडेट करना होता था। तो जब HUL को कंसोलिडेट करना होता था तो यूनिलीवर खुद IFRS से अकाउंट्स बनाता है, तो HUL से भी वो क्या करेगा? IFRS से ही अकाउंट लेगा, तभी तो कंसोलिडेट हो पाएंगे। तो भाई ये कह रहा है कि क्या HUL जो IFRS ऑलरेडी जानता है, तो क्या वो अपनी मैंडेटरी एप्लीकेबिलिटी डेट इंड एस की जो है उससे पहले से क्या इंड एस लगा सकता है क्या? तो आंसर इज नो। वो मैक्सिमम क्या कर सकता है? वॉलंटरी फेज में इंड एस लगा सकता है, विच इज 2015-16, राइट। और अगर 15-16 से भी पहले अगर वो चाहता है लगाए तो नहीं हो सकता। समझ में आ गई बात आप लोगों को? तो देखो कह रहा है कंपनी एक्स लिमिटेड हैज प्रिपेयर्ड इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर IFRS फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर year ended 31st March 16. It had adopted its date of transition to IFRS as 1 अप्रैल 2014। 1 अप्रैल 2014 ये डेट ऑफ ट्रांजिशन माना गया है इस कंपनी ने, जो कि देखो आपको अपेरेंटली गलत लग रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका जो डेट ऑफ ट्रांजिशन है वो क्या होना चाहिए। मैंडेटरी एप्लीकेबिलिटी के हिसाब से आपका डेट ऑफ ट्रांजिशन जो है वो क्या होना चाहिए। चलो फिर भी पढ़ते हैं। देखो, एज पर द कंपनी Indian Accounting Standards Rule 2015, Company X Limited is mandatorily required to prepare its financial statements as per Ind AS for the year ended 31st March 17। तो कहने का मतलब इसने DOT इसे माना है, जबकि कंपनी के ऊपर जो मैंडेटरी फेज है इंड एस के लगने का, उसके हिसाब से इसे इंड एस लगाने हैं फाइनेंशियल ईयर 16-17, जिसका फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा 31st मार्च 17 को। तो बताइए, जिसका पहला कंपल्सरी इंड एस फाइनेंशियल स्टेटमेंट 17 को बनेगा करंट ईयर, उसका प्रीवियस ईयर क्या होगा भैया? 31st मार्च 16। तो फिर बाद में ओपनिंग बैलेंस शीट इंड एस की कब बनेगी? 1 अप्रैल 15, ठीक है। इसका तो डेट ऑफ ट्रांजिशन क्या होगा? 1 अप्रैल 2015। लेकिन ये भाई साहब क्या बोल रहा है कि मैं तो 1 अप्रैल 2014 से डेट ऑफ ट्रांजिशन को लेना चाहता हूं, जो कि इसके केस में एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसका वॉलंटरी एप्लीकेबिलिटी तो है नहीं। इसका मतलब डेट ऑफ ट्रांजिशन क्या होगा भाई? आप जानते हैं, पहला साल करंट ईयर, उसके पीछे प्रीवियस ईयर, और उस प्रीवियस ईयर का पहला दिन ही डेट ऑफ ट्रांजिशन होता है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में ये जो कह रहा है ना, whether company X Limited can select date of transition under Ind AS as 1 अप्रैल 2014, क्या ऐसा कंपनी ये कर सकता है instead of 1 अप्रैल 2015, since it has already carried out exercise of transition on 1 अप्रैल 14 for the purpose of IFRS। मतलब उसको ना IFRS लगाने थे, तो उसने ये काम पहले से कर रखा है। मतलब उसके जो काम अगर पहले से हो रखे हैं, उसको IFRS पहले से समझ में आ रखे हैं, या उसको IFRS की रिपोर्टिंग पहले से करनी है, ये डिसाइड नहीं करेगा कि डेट ऑफ ट्रांजिशन अपना अर्लियर हो सकता है कि नहीं। भैया अपना डेट ऑफ ट्रांजिशन डिसाइड करेगा कि आपके ऊपर फर्स्ट इंड एस कब से लगने वाले हैं, ठीक है। और फिर बाद में उसका प्रीवियस ईयर, और फिर बाद में प्रीवियस ईयर का पहला दिन ही डेट ऑफ ट्रांजिशन होगा। तो भाई ऐसा, ये तो इसका आंसर क्या होगा? नहीं, ये आदमी डेट ऑफ ट्रांजिशन क्या कर सकता है? 1 अप्रैल 2014 को नहीं ले सकता। इस कंपनी का जो भी CFO है, या ये कंपनी को इसकी परमिशन नहीं मिलेगी। आई बात समझ में? ठीक है ना। तो although company X Limited has already carried out exercise of transition on 1 April 14 for the purpose of IFRS, company X Limited cannot select date of transition under Ind AS as April 1st 2014। ठीक है। तो बताइए आपको अब अपन ने जितने भी अभी तक क्वेश्चन किए वो समझ में आया नहीं आए? आई होप ये जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं वो आपको सारे समझ में आ गए होंगे। इसके आगे भी क्वेश्चन हम करेंगे। अभी कुछ रोड मैप के क्वेश्चन बच गए हैं, और इसके बाद में नेटवर्थ के क्वेश्चंस हैं, जहां पे अपना जो बेसिक क्वेश्चंस होंगे वो नेटवर्थ से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो ये दोनों ही क्वेश्चंस हम पूरे करेंगे। अभी तक हमारा इश्यू नंबर 12 तक हो चुका है, राइट। इश्यू 12 के बाद में जो इश्यू 13 से जो होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में कैरी ऑन करेंगे। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।